আতঙ্কিত মার্কেট দুই পয়েন্ট হতে পারে তাহলে তুমি ছাত্র না ছাত্র বলতে না अच्छा आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना हाँ स्टार्ट हो जाए सर मॉर्निंग रजत जी गुड मॉर्निंग Good morning, sir. Good morning. मॉर्निंग এই বাপু ক্লাস স্টার্ট করছি কথা না এই चल मार्केट का रोज का है क्या करेगा हाँ रोज का है उठना गिरना इसका काम है इसमें एक्साइटमेंट का भी कुछ नहीं है और एंजॉयमेंट का भी कुछ नहीं है जिस दिन ये दोनों चीज समझ जाएगा ना इंसान उस दिन से एक्चुअली उसका इनकम स्टार्ट हो जाएगा तो समझा नहीं तुम लोग एक्साइटमेंट में भी कुछ नहीं है और एंजॉयमेंट में भी कुछ नहीं है बैलेंस रहो तो सही टाइम पे सही डिसीजन लो ना तो कभी कोई पर्टिकुलर मोमेंटम मिस होने से अफसोस करना चाहिए और ना ही कभी गलत हो जाने से दुख मनाना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट का रोज का काम है टीवी खोल के बैठोगे डराता रहता है फालतू में है ना डराता रहता है हाँ? आज सुबह मार्केट लक खराब है हम लोगों का मार्केट आज एकदम बेकार गया है ना मैं कल भाई सुन रहा था पास बैठ के हाँ तो बोलता है मेरे को क्या रे मार्केट तो गिर गया अरे क्या गिर गया ये इसका नॉर्मल रेंज है रेंज बाउंड होगा अभी गिरा है कुछ देर बाद देखना वापस जाएगा बोले क्या बोलता है बोले देख लेना तो वो लोग बोल रहे हैं गिरा है तो क्या एकदम गिर के खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है फिर कुछ देर बाद फिर से रिबाउंड हुआ फिर बोलता है हाँ हाँ फिर से ठीक हो ये तो नॉर्मल है रोज का है इसमें इतना एक्साइटमेंट का क्या है और एंजॉयमेंट का क्या है कुछ है क्या इसमें कुछ नहीं है बात को समझता ही नहीं है अच्छा देखो स्टार्ट करते हैं अच्छा कैंडल का क्लास है तो कैंडल में बात तो करेंगे कैंडल में बात करने सॉरी कैंडल तो आज सॉरी हम लोग अभी क्या स्टार्ट किए इंडिकेटर स्टार्ट किए इंडिकेटर में आई थिंक लास्ट दिन हम लोगों ने आरएसआई पे बात किया था आज हम लोग धीरे धीरे अभी एमएससीडी फिबोनाची ठीक है डाउ ये सब चीजें में बात करना स्टार्ट करेंगे ऑलरेडी आरएसआई में लास्ट वीक बात हुआ था इस वीक हम लोग एमएससीडी में जाएंगे और आरएसआई पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे ठीक है आरएसआई कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया है ठीक है इग्नोर किसी को नहीं कर सकते आप लोग ठीक है चलो अच्छा थोड़ा मार्केट का दर्शन कर लो पहले रोज का काम है हम लोगों का पहले हम लोग मार्केट दर्शन करते हैं मार्केट का बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं पहला 15-20 मिनट यही काम होता है देखते हैं सर कि मार्केट का क्या सिचुएशन है मैं आप लोगों को सबसे पहले ना आज और कल का अगर मैं बात करूं कल आप लोग मेरा स्टेटस या ग्रुप फॉलो किए थे उसमें मैंने शायद बोला था कि मार्केट मुझे डाउन साइड में 24,500 दिख रहा था सपोर्ट लाइन है ना मार्केट का सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा था कि अगर नीचे जाएगा तो 500 और अगर ऊपर जाएगा तो 24,900 है ना 24,900 या 25 के बीच में ठीक है ये मेरा रेजिस्टेंस था आज का देखो सर द अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ निफ्टी रिमेन्स वीक मैंने निफ्टी का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है ये बात तो आपको पहले समझना चाहिए अगर आप लोग 1 मंथ पहले का जो लोग क्लास करते थे उनको पता होगा कि अगस्त में सितंबर में है ना एटलीस्ट सितंबर में हम लोगों ने कितना बुलिशनेस देखा है और रोज मैं क्लास स्टार्ट जब करता था मार्केट में सब ऐसे चिल्लाता था मार्केट गिरेगा गिरेगा बहुत उठ गया है अब एक भी क्लास ओपन करके रिवाइज कर लो देखो तो एक भी क्लास में मैंने मार्केट गिरने के बारे में बात किया तो क्या हर क्लास में मार्केट में बुलिश मोमेंटम इज देयर तो मार्केट उठने से ही गिर जाएगा ऐसा कोई सिचुएशन नहीं रहता है अच्छा अभी देखो लास्ट 2-3 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट के बुलिशनेस पे नहीं मार्केट के वीकनेस पे बात कर रहे हैं तो करेंटली जो मार्केट का अंडरलाइंग ट्रेंड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंग सर अंडरलाइंग का मतलब होता है जो अंदरूनी या अंदर छुपा हुआ जो ट्रेंड है वो वीक है आप करेंटली मार्केट में बहुत उछाल नहीं देख पाओगे एटलीस्ट जो सिचुएशंस है
ऐसा एक्सपेक्टेशंस भी मत करना एकदम। बोलो। বলছি স্যার এই এখন যে কারেন্ট ফিচারটা এই 3 দিন ধরে যেটা হচ্ছে এটাকে আমরা স্যার না বিয়ারিং বলতে পারবো না বুলিশ বলতে পারবো। মার্কেট যদি 150 পয়েন্ট আপ হচ্ছে আবার 100 পয়েন্ট ডাউন হচ্ছে, ঠিক আছে? এটার মতো যদি আপনি দেখেন মার্কেট কালকে রেডে বন্ধ হয়েছে, আগের দিন তার আগের দিন কিন্তু গ্রিনে বন্ধ হয়েছে, ঠিক আছে? এটা এটাকে আমরা বিয়ারিং বলতে পারি না, আমরা একটা উইক বলতে পারি। হ্যাঁ উইকই বলছি কিন্তু উইক থাকার জন্য ওভারঅল সেন্টিমেন্ট বিয়ার সাইড মেই বেশি আছে। কারণ যদি আমি দেখি কিছুদিন আগে যখন মার্কেট উঠেছিল তখন মার্কেट 25,800 থেকে পড়েছে, 25,800 से मार्केट गिरा है। तो 25,800 से मार्केट वापस 25,800 में तो नहीं जा रहा है ना। तो अगर वो 25,800 तक नहीं पहुंच पा रहा है तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? अगर मार्केट 25,800 तक नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर हम लोग यही समझेंगे कि मार्केट वीक है और वीकनेस के साथ साथ बियरिश सिचुएशंस में ही उसका ओवरऑल सिचुएशंस दिख रहा है। কিন্তু স্যার আমি যদি সপ্তাহে ধরুন 4 দিন শুক্র সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি এর যদি আমি গড় করি স্যার এটাকে যদি মাঝখান দিয়ে ভাগ করে 2 দিয়ে দিই এই দেখো আমি তোমার কথা বলি, তুমি 2 দিয়ে ভাগ করো, 4 দিয়ে ভাগ করো। मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ एक सेकंड रजत प्लीज, एक सेकंड बता ले रहे हैं, आपका क्वेश्चन ले रहे हैं। अब ये चीज देखो सर, ए डे चार्टटाই देखो তুমি लास्ट ये कौन सा सितंबर था? 27 सितंबर, ठीक है? ओए 27 सितंबर के बाद से देख, 27 सितंबर के बाद से यहाँ से ये जो मार्केट में गैप डाउन देके मार्केट चला उसके बाद से इसको तुम क्या बोलोगे? बियरिश सेंटीमेंट ही ना बोलोगे? ऑब्वियसली बियरिश सेंटीमेंट है। ये डे चार्ट में देखने से तुमको ज्यादा समझ आएगा। अब डेली बेसिस में जो मार्केट में अप डाउन है वो तो तुम मिनट चार्ट या आवरली चार्ट में देख लो, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट बियर साइड में है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, इसमें कोई डाउट नहीं। 26-27 तारीख से सितंबर एंड होने के बाद से मार्केट में लगातार नेगेटिव सेंटीमेंट ही है। इसका वन ऑफ द मेन रीजंस है, ऐसे तो जियोपॉलिटिकल मैटर्स, इकोनॉमिक मैटर, ये सब तो मैं रोज ही बात करता हूँ, ठीक है? आज भी जरूरत पड़ने से कर लूंगा, लेकिन अगर मैं वन ऑफ द बिग रीजन इसके पीछे क्या है बताऊं तो FII का लगातार मार्केट से पैसा विड्रॉल करना, माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मार्केट माने जो इन्वेस्टर्स है वो इंडियन मार्केट से सितंबर के एंड से लगातार पैसा निकाल ही जा रहे हैं सर, पैसा डाल नहीं रहे सर। तो फिर मार्केट तो गिर के एकदम खत्म हो जाना चाहिए था सर, नहीं, क्योंकि अगर FII विड्रॉल कर ले रहा है, मार्केट से पैसा निकाल ले रहा है, तो DII ऑपोजिट साइड से इसको बैलेंस कर रहे हैं, DII बैलेंस कर रहा है। कल भी अगर तुम देखो मार्केट में कम से कम 2,500 करोड़ का FII ने निकाला, तो DII ने कम से कम 3,500 करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो सिंपल बात है, जब FII के इतना बड़े अमाउंट का शेयर वो छोड़ के जाते हैं, मैंने निकल रहा है, तो ऑन दैट टाइम मैंने वो बेसिकली सेल कर रहा है, तो अपोजिट साइड में कोई तो होना चाहिए बायर, तो DII बाय कर रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दोनों साइड माने FII साइड DII साइड जो बड़े पैसा है मार्केट का, हम आप जैसे लोगों का पैसा भी कम नहीं है, बट हम लोग मार्केट को ना एकदम अपने मर्जी से मैनिपुलेट नहीं कर पाते जो DII FII कर सकता है, क्योंकि हम लोग रिटेलर लोग इकट्ठा थोड़ी होते हैं सर, हम लोग तो सब अपने अपने हिसाब से इंडिविजुअलिस्टिक वे में चलते हैं। लेकिन FII DII एक बड़ा अमाउंट में खेलते हैं, 100 करोड़ 1,000 करोड़ में खेलते हैं, तो वो मैनिपुलेशन कर सकता है कि वो मार्केट को चाहे तो बियर मोड पे ला सकते हैं, बियर को बुल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। रिटेलर कर सकता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं कर सकता, बट रिटेलर नॉर्मल में नहीं करता और वो एकदम एक साथ यूनाइटेड हो जाता है, ऐसा भी कोई चीजें नहीं। बात समझ में आ रहा है? सो इस एंगल से अगर देखो तो ऑब्वियसली मार्केट में बियरिशनेस है। अब बीच बीच में तुमको मार्केट में जैसे अगर मैं चलो थोड़ा सा इसी बात को थोड़ा सा और पॉइंट ऑफ व्यू में लेके जाऊँ, ओवरऑल जो वीकनेस है वो वीकनेस तो दिख रहा है। अब इसको अगर मैं मिनट चार्ट में लेके जाऊं तो मिनट चार्ट तुम्हें कुछ और दिखाएगा, ठीक है? जैसे अगर कल का मार्केट तुम देखो, आज 22 तारीख है ना, कल 21 तारीख का मार्केट देखो, 21 तारीख का मार्केट सबको डराया होगा जरूर, है ना? कल क्योंकि गैप अप से ओपन हुआ मार्केट सीधा 24 एक सेकेंड लुक एट दिस 24,860 से मार्केट सीधा ओपन हुआ था 978 में, 980 में। तो लोगों को कुछ देर के लिए जरूर लगा होगा कि मार्केट अपना मोमेंटम चेंज कर दिया है, ठीक है? लेकिन अगर तुम मेरा कल का एनालिसिस देखो
अगर तुम मेरा कल का एनालिसिस देखोगे तो एनालिसिस क्या था कि मार्केट का रेंज बाउंड सिचुएशन है, अपर साइड 24,900 तक है और लोअर साइड में 24,500 तक है, ठीक है। तो इस एंगल से मार्केट यहाँ तक जाने के बाद धीरे धीरे ये रिट्रेस बैक किया है, और रिट्रेस बैक करते करते कहां तक रिट्रेस बैक किया है, देखो सर 24,681 ऑलमोस्ट, मैंने 670-80 तक आया है। मेरा सपोर्ट जोन क्या था, 500 तक था, 24,500 तक था। तो 24,500 की जगह ये 24,680 में आके फिर रेंज बाउंड हुआ है। ये तो तय था, ये परफेक्ट जोन था सर एंट्री पॉइंट के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई तुक्का करने बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले से बोला हुआ था कि मार्केट अगर लोअर बाउंड होता है तो मार्केट 24,500 तक जा सकता है। जब आप देख रहे हो कि भाई 500 तक तो और जा नहीं रहा है, इसका अगर तुम लोअर शेडो देखते हो, इसका शेडो तो तुम लोगों को आता है ना देखना, ये देखो ये शेडो का लोएस्ट पॉइंट क्या है, 680 अप्रॉक्स। 680 में अगर इसका तुम कैंडल स्टिक्स एनालिसिस करोगे, जिनको कैंडल्स आता है, जिनको नहीं आता डोंट वरी, अभी बस कान में लेते जाओ, मैं धीरे धीरे सारा चीज एक एक करके सिखाऊंगा, ठीक है। अगर तुम देखोगे ये क्या बना है, बोलो, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार सर, एकदम परफेक्ट मॉर्निंग स्टार। मैंने मॉर्निंग स्टार का इससे बेहतर रेसिपी हो ही नहीं सकता, मॉर्निंग स्टार का इससे बेहतर रेसिपी हो ही नहीं सकता। पगला, एकदम पगला करने वाला डाउन ट्रेंड, फिर फर्स्ट जो है वो रेड कैंडल, उसके बाद एक दोजी या स्पिनिंग टॉप, थोड़ा गैप डाउन देके और फिर हल्का गैप अप के साथ एक पुलिस कैंडल, और उसके बाद तुम देखो मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव होकर ये फिर से 850 तक गया, फिर से 850 तक गया। तो अगेन वो जो रेंज बाउंड कॉन्सेप्ट था वो काम कर रहा है, लेकिन यहां तक जाने के बाद फिर मार्केट थोड़ा कुछ ज्यादा ही साइडवेज हो गया, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली जब क्लोज हुआ लास्ट दिन, क्लोज जब हुआ बीच बीच में देखो फिर से एक बार यहाँ पर अगर देखा जाए तो डबल टॉप फॉर्मेशन किया था, और ये परफेक्ट था डबल टॉप के हिसाब से। ये डबल टॉप आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है, ये देखो यहाँ पर था, यहाँ पर था, और यहाँ पर भी था। ये कल का बात कर रहा हूँ, नहीं सॉरी, और ये तो आज हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, और फिर यहाँ पर हुआ है, ठीक है। मैंने थोड़ा गैप देके हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब जब ये सपोर्ट जोन के पास आया है तब तक आपको बाइंग जोन बार बार देखने को मिला, और अल्टीमेटली क्लोज हुआ लोएस्ट पॉइंट पे। माने बेसिकली ये जो लोएस्ट में क्लोज होना, ये वीकनेस को ही दर्शाता है। माने मार्केट फार्दर बाइंग में कम जा रहा है, सेल में थोड़ा कॉम्परेटिवली ज्यादा है, ठीक है। तो अगर तुम आज के एनालिसिस में देखो तो कुछ ऐसा बता रहा है सर, लोअर रेंज 24,600 से 24,500 के बीच में दिख रहा है, और अपर साइड में 25,000। अब आज में आ जाते हैं सर, एक सेकेंड में क्वेश्चन ले रहा हूं सर, पहले एक बार देख लेते हैं सर क्या सिचुएशंस बना है मार्केट में, उसके बाद मैं आता हूं सर, जो भी आप लोगों का छोटा मोटा क्वेश्चंस होता है मैं लूंगा। देखो आज मार्केट का सिचुएशन देखो, शुरू ही हुआ पॉजिटिविटी के साथ, शुरू हुआ पॉजिटिविटी के साथ, ধরনি কথা কেন বলছো তাকে, মানে যত বন্ধুত্ব এখনই করতে হবে, পরে বন্ধুত্ব হবে না। আচ্ছা, আর বাড়ি চলে যাও আজকে, এই নিয়ে যাকে বাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে, ওখানেই রেখে দে পাপ্পু, আর যেতে দিস না সাউথ কলকাতা। হ্যাঁ এই देखो सर देखो, इन लोग को सीखने दो यार, तुम लोग बाकी लोगों को सीखने दो, और जिसको बहुत ज्यादा आता है वो क्लास के बाहर जाके चालू हो जाए। देखो मार्केट में पॉजिटिविटी, देखो मार्केट स्टार्ट हुआ गैप अप के साथ, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट। तो आज के एनालिसिस में भी अगर आप देखोगे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मार्केट अराउंड अगेन 25,000 में दिख रहा है, 25,000 में अगर मार्केट रेजिस्टेंस दिख रहा है तो ये शुरू ही किया अप ट्रेंड के साथ, और देखो गैप अप देने के बाद ये आज कल की तरह नहीं किया, कल जाके सीधा नीचे आया, मैंने सस्टेन नहीं किया। लास्ट दिन क्या हुआ था, सस्टेन नहीं किया, बट आज सस्टेन कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अगर आप यहाँ पर समझ नहीं पा रहे थे तो कम से कम इस जोन में आपको एक मौका मिल रहा था, ठीक है। आपको वॉल्यूम भी दिख जाएगा, अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम लगाओगे ना, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम लगाओगे तो वॉल्यूम भी आपको दिखेगा कि सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। এটা বল,
इसके बाद ना अभी और पुट पे मत लो, अभी वेट करो, ये वापस रिबाउंड होगा, ये वापस रिबाउंड होगा। मैंने पुट में लेने के लिए सही टाइम इधर ऊपर था मेरे हिसाब से। अब ये थोड़ा कुछ देर तक रेंज बाउंड होगा, थोड़ा और नीचे जाएगा, और नीचे जाके ना ये करेक्शन मैंने बेसिकली 650 के आसपास आएगा, 600 650 के आसपास आके वो वापस 800 की तरफ वापस जाएगा, ये मेरा हिसाब। চলো ভলিউমটা অ্যাড হলো না কেন? টিভিতেই আছে, অ্যাড হয়ে যায় যেখানে দেখাবার কথা তো, এতবার অ্যাড করলে এইখানটা এইটা এটা তো এইখানটাতে টিভিতেই আছে, ট্রেডিং ভিউতেই আছে। अच्छा एमएससीडी में भी वॉल्यूम दिखाते हैं, ये देखो सर, ये पॉइंट ऑफ व्यू में तुम लोग को लगातार ये सब ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, डीप में है ना, तो काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम क्रिएट किया था, इसलिए यहाँ पर ट्रेंड बना के मार्केट सीधा 24,900 तक पहुंचा दिया था। ठीक है, इसके बाद देखो धीरे धीरे पॉजिटिव साइड में वॉल्यूम कम होने लगा, तो धीरे धीरे से पॉजिटिव साइड में वॉल्यूम कम होने लगा। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्रिएट किया, ये अपना रेजिस्टेंस जोन का प्रथम साइड हो गया, यहाँ पर ये अपना रेजिस्टेंस जोन को टच किया, ये उसके साथ साथ देखो रेजिस्टेंस भी टच किया, वॉल्यूम भी लो हो गया। देखो सर एंट्री पॉइंट ढूंढने का 2-3 बेसिक तरीका, वॉल्यूम लो होना, रेजिस्टेंस को टच करना। आपको पता है, आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए थे कि मार्केट 24,900 25,000 के आसपास का रेंज बाउंड होकर चल रहा है, तो अपना रेजिस्टेंस को टच करना, वॉल्यूम का लो होना, और उसके साथ यहाँ पर कौन सा स्टार बना है, आप सीख रहे हैं सर, इवनिंग स्टार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होना, और ये क्रिएट हुआ भी है, और पक्का पुट का सिचुएशंस यहीं से जनरेट करना चालू कर दिया। ठीक है सर, फार्दर क्या हो सकता है? सर फार्दर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो लग रहा है, अगेन मैं अपने वही सुबह वाला जो इंस्टिंक्ट है उसी के ऊपर बात करूंगा, जो सुबह मैंने बोला था, ग्रुप में भी दिया था कि मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पर ये ना 600 650 रेंज में कोशिश कर रहा है, 600 इसका टारगेट है लोअर साइड में। अगर 600 के आसपास भी जाता है और उसके बाद ये मोमेंटम बिल्कुल चेंज करेगा, 600 के आसपास जाके मोमेंटम चेंज करेगा, मतलब फिर से एक बाइंग मोमेंटम स्टार्ट होगा सर, और बाइंग मोमेंटम स्टार्ट होकर वापस ये 700 750 जोन में वापस जाएगा। ठीक ठाक चले तो 800 850 तक भी जाने का हाई चांस है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से थोड़ा वॉच करो, ये एंट्री नहीं है, थोड़ा सस्टेन करने दो, और अगर कंफर्मेशन चाहिए, ये एमएससीडी का जो ये लोअर वाला लाइन है, जो ये एमएससीडी लाइन है ना सर, ये एमएससीडी एटलीस्ट जब इस पॉइंट को प्रॉपरली कट करे, वो सही जगह होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि तुरंत ऐसा उठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि करेंटली ऐसा कोई एफआईआई मैटर नहीं है, और मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, मार्केट नॉर्मल है। वोलेटाइल मार्केट में क्या होता है ना, अचानक से बड़े बड़े पैसा घुसता है और मार्केट को उठाता है गिराता है, वैसा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा कंसंट्रेशन बनेगा, उसके बाद ये ऐसा करके मोटा मोटी एक रेंज क्रिएट करेगा। तो इस पॉइंट में थोड़ा सा और करेक्शन ये थोड़ा सा लुभा सकता है, मेरे को लग रहा है कि ये 620 तक एक बार टच कर सकता है, 600 620 के आसपास टच करके उस पॉइंट से अगर ये रिबाउंड करने का हाई चांस मुझे दिख रहा है, और जब वो रिबाउंड करेगा अगेन 750 800 तक तो बिल्कुल जाने का पूरा ट्राई करेगा। बाकी देखो जो मार्केट लाइव में सिचुएशंस में करेगा, ये मुझे अभी का दिख रहा है, इससे ज्यादा नीचे अभी जाने का कोई चांसेस मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात है? ठीक है, अब देखो ये साइडवेज होगा, अब देखते रहो, यहाँ पर ये साइडवेज जोन बनेगा और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करेक्शन करेगा। चलो ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसको होने देते हैं। ठीक है, क्या चीज কি পুটে আরো পুট সাইডে নামবে বলছো?
কি ব্রেক করছে? কোথায় গতকালে low break? গতকালের লোয়েস্ট পয়েন্ট ব্রেক করছে সেই জন্য বলছো? করে দিয়ে হ্যাঁ, তো 600 পর্যন্ত যেতে পারে, এর বেশি যাবে না। কিন্তু কোথায় low break করছে? এই তো ডে চার্টে তো লাস্ট দিনের লোয়েস্ট তো 600, এটা আজকে না প্রিভিয়াস ডে প্রিভিয়াস ডে লোয়েস্ট 680 ছিল। কত আশি ছিল তাকে লো করে ইয়ে করে ব্রেক করে কিছু চলে গেছে ঠিক আছে, যাক না, যেতে পারে। খুব জোর 600 যাবে, এর থেকে যা বেশি যাবে, 600 बेसी जावे ना, 600 से ज्यादा नहीं जाएगा। अच्छा, इधर ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी थोड़ा देख लेते हैं। एफआईडीआई एक्टिविटी क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआई आज अगर फिर से पैसा निकालते हैं तो यहाँ से मार्केट और करेक्शन होगा। ये जितना भी दिख रहा है ना, ये एफआई निकाल रहे हैं तभी हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये देखो, ये पीला लाइन देख रहे हैं सर, ये जो पीला मैंने क्या बोलते हैं इसको, येलो जो लाइन है, ये हमें डीआईआई का डेटा दिखाता है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये हमें एफआई का डेटा दिखाते हैं। अब देखो कि लास्ट दिन ये देखो 2300 नहीं सॉरी 4000 इधर है ना, अप्रोक्स 2500 करोड़ निकाला है एफआई। देखो कब से अभी एफआई पैसा डाल ही नहीं रहा है, सारा पैसा इंडियन मार्केट से जा ही रहा है। तो एफआई का पैसा आना जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए मार्केट में तुमको वो मोमेंटम नहीं मिलेगा। 25,000 क्रॉस करके जाने का जो तुम देख रहे हो ना, वो अभी नहीं है, वो अभी नहीं है। 25 क्रॉस करने का सिचुएशन नहीं है। हाँ, तभी हो सकता है जब एफआईआई एंट्री करेगा, लेकिन एफआईआई एंट्री का तो अभी कोई साइन नहीं दिखा रहा है सर। बट हाँ, वॉच करते रहना प्रॉपरली, मार्केट में बने रहना, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी ट्रिगर दिख सकता है। आज के मार्केट में मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट हाँ सिचुएशंस आगे बढ़ते बढ़ते कभी भी वो मोमेंटम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एफआईआई लगातार कितना दिन हो गया, आई थिंक 30 सितंबर से पैसा निकाल जा रहा है। 30 सितंबर से देखो सारे के सारे कैंडल नीचे साइड में ही है एफआईआई का, एक भी कैंडल तुमको ग्रीन ऊपर नहीं दिखेगा। लास्ट ग्रीन ऊपर में था 20 सितंबर को, बड़ा वाला। छोटा छोटा दो था, एक आई थिंक 22-23 में और एक था 26 में। इसके बाद एफआईआई का एक भी पैसा पॉजिटिव साइड में इंडियन मार्केट में नहीं है, सारा पैसा निकाला ही गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मार्केट मोमेंटम वापस पॉजिटिव साइड में आने के लिए। तो इसीलिए मार्केट अभी वीक हाथ में ही है, माने वीकनेस जोन में ही है। मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ साथ बाइंग मैंने क्या बोल सेलिंग प्रेशर ही बीच बीच में तुमको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अभी तक का जो समझ में आया, और जो मैंने मार्केट स्टार्ट होने से पहले भी मुझे जो समझ में आया मैं बोला। अब चलो देखते हैं आगे होता क्या, ठीक है, पढ़ाई करते हैं। एफडीआई मैंने वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई इन्वेस्टमेंट में। हाँ एक सेकंड, ऑनलाइन में बहुत देर से क्वेश्चन था, देखा एक सेकंड। हाँ बोलिए सर, बोलिए रजत जी, सॉरी सर रिटेलर इन्वेस्टर का डेटा मिलता है क्या? नहीं सर, एक्चुअली रिटेलर का ना डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता, ये डीआईआई के साथ इंक्लूड करके ही रहता है। उसी के भरोसे चलना पड़ता है। हाँ उसी के भरोसे चलना पड़ेगा। डायरेक्टली रिटेलर का ना कुछ दिखाता नहीं है, वो डीआईआई के साथ मिक्स करके ही दिखाते हैं। एक्चुअली ये ना मार्केट के लिए ना जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पैसा डीआईआई का पैसा है और कौन सा पैसा रिटेलर का पैसा। जब बड़ा अमाउंट में घुसता है तो लगता है डीआईआई है, जब छोटा छोटा बहुत सारा होता है तो लगता है रिटेलर है। तो ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना, अभी तक तो कोई ऐप मैंने नहीं देखा जो रिटेलर को अलग से ट्रैक कर पा रहे हैं, वो डीआईआई के साथ मार्च करके ही देता है। अभी तक का सिचुएशन तो ऐसा है, आगे देखो अगर कोई अच्छा ट्रैकर मिल जाए, किसी को सॉफ्टवेयर डेवलप कर दे तो हो सकता है, ठीक है। हाँ কি হয়েছে, ইন্ডিয়া উইথ ক্লাস 34 35 এ আছে সবুজ, মানে ভয় পড়েছে, তার মানে মার্কেট বাড়বে। এই তো দেখো না, বললাম তো এখানে কনসেন্ট্রেশন, এখানে কনসেন্ট্রেশন করবে, তিনটে ভলিউম ক্রিয়েট করেছে, এমএসিডি ক্রস করেছে, বললাম তো। এমএসিডি নিচে ক্রস করার কি মানে চার পায় নাকি এমএসিডি? হ্যাঁ শিকার নিচে গিয়ে ক্রস করে বলো, হ্যাঁ চার জন হয় ট্র্যাপ হতেই পারে। মানে এমএসিডি উপর থেকে এমএসিডি অলওয়েজ এরকম হওয়া উচিত, যেমন দেখো না এক সেকেন্ড দেখো, এইটা এই নিচে ব্লু লাইনটা হচ্ছে এমএসিডি লাইন, ঠিক আছে, আর উপরের অরেঞ্জ লাইনটা হচ্ছে সিগন্যাল লাইন। তো রুল বলছে কি আমাকে যদি বুলিশ মোমেন্টাম নিতে হয়, ঠিক আছে, তাহলে এমএসিডি লাইন নিচে থাকবে লাগাতার, দেখো নিচে ধড়াধড় পড়ছে,
ভলিউম দেখো লোয়ার সাইডে আছে, দেখতে পাচ্ছ? ভলিউম লোয়ার সাইডে, এমএসিডি লাইন লাগাতার লোয়ারে, সিগন্যাল লাইন ওপরে। এবারে যখন মার্কেট নিজের সাপোর্ট জোনের কাছাকাছি চলে আসে তখন ওর মোমেন্টাম চেঞ্জ করবে। এবারে এমএসিডি লাইন মানে মার্কেট মোমেন্টাম চেঞ্জ হচ্ছে, সেটা এমএসিডি লাইন কিভাবে দেবে? এমএসিডি কিন্তু ল্যাগিং ইন্ডিকেটর, লিডিং নয়। কিন্তু ল্যাগিং মানে ঘটনা ঘটার পরে ও বলে, ও কিন্তু আগে বলতে পারে না। ঠিক আছে, মানে আগে মার্কেট পড়েছে তারপরে কিন্তু ও বলছে কি এবারে মার্কেট বাড়বে, এই জন্য এটাকে বলে ল্যাগিং। ঠিক আছে, তাহলে যখন এমএসিডি লাইন নিচ থেকে সিগন্যাল লাইনকে কাট করে সেই পয়েন্টটাতে এন্ট্রি পয়েন্ট হয়। এবারে যখন এমএসিডি লাইন ওপর থেকে সিগন্যাল লাইনকে কাট করবে, এটা নেগেটিভ জোন, এটা পুটের জন্য ঠিক আছে। কলের জন্য এটা মানে বুলিশনেস, মানে কল হোক বা বুল হোক, মানে তুমি বাই করতে চাও, বাই এর জন্য এই জোনটা পারফেক্ট, আর সেলের জন্য এই জোনটা পারফেক্ট। এটা বাই জোন আর এটা সেল জোন। মানে যদি এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনকে ওপর থেকে কাটে, আমরা মনে হচ্ছে মধ্যে লাইনে অস্ট্রেলিয়া বলে হ্যাঁ এলসি যখন বিয়ারিশ গুলো হচ্ছে, হ্যাঁ এলসি এর সিগন্যাল যদি নিচে দিকে মানে অস্ট্রেলিয়া নিচে দিকে ক্রস করে সেটা নাকি পারফেক্ট হয়, এটা কি ঠিক? আচ্ছা, মানে তুমি বলছো এই যে ভলিউম জোনটার কথা বলছো? এইটা কি দাও বহুত করে? আচ্ছা বলো, এক সেকেন্ড। এমএসিডি সিগন্যাল লাইন হুম। ক্রস যদি করা হয় বিআরএফ সিগন্যাল হয়, হুম। এমএসিডি লাইন যদি এখান থেকে ক্রস হয় নাকি সেই জোনটা নাকি উপর থেকে ক্রস, হ্যাঁ, মানে তুমি বলতে চাইছো কি হয় এই যে এটা চাপে পড়ে যায়। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝে ক্রসটা নিচের থেকে নিচে হলে বেটার, এইটা হ্যাঁ, মানে এই জোনটা তো এই যে এই জোন, জোনটা নিচের থেকে এই ক্রস হলে জোনটা নিচে হলে ভালো হয়। বেটার হয় তো। হ্যাঁ উপরে অনেক সময় ক্রস এটা করে trap। আবার উঠে এটা মানে এই যে চার এখানে জোনটা বেশি এখানে থাকে। হ্যাঁ, এই যে জিরো জোনটা আছে না, হুম এই যে জিরো জোনটা আছে, এই জিরোটা হচ্ছে এভারেজ জোন। হুম। এবারে এই জোনটা নিচ থেকে যদি ক্রসটা এমএসিডি ক্রস করে, যেমন এটা করেছে, এটা একদম ফেভারেবল কন্ডিশন একদম। আর যদি এটা ওপরে ক্রস করে তার মানে এখনো মার্কেটে প্রপার মোমেন্টাম বোঝা যতটা এমএসিডি আর ইনস্টাগ্রামের নিচে আসছে তখন বাই করা ঠিক হবে। ঠিক না, অবভিয়াস। এটা তো আমি সবসময় অনেক সময় আমি দেখেছি, আমি অনেক সময় সিগন্যাল এখানে ক্রস করে গিয়েছে, তবে এখানে এমএসিডি আছে না, ক্রস করেছে। এই জোনটাতে এই দেখো এইখানটাতে এমএসিডি নিচে ছিল তো, এমএসিডি এখান থেকে এটাকে কাট করেছে, কিন্তু এটা কি সাস্টেন করেছে? হ্যাঁ বুঝতে পারলে? তোমার কোশ্চেনেরই আনসার দিয়েছি, সাস্টেন করেনি। তার মানে যেহেতু এটা জিরো লেভেলের উপরে আছে, তো এটা এখনো পজিটিভ জোনে আছে, প্রপারলি নেগেটিভ সেন্টিমেন্ট নিচে ক্রস করলে বেটার। বা জিরো জিরো উপরে ক্রস করলে ইংলিশ বেটার। ওটা দেখে নেওয়া দরকার, মানে ওটা ওখানে অবজারভেশন রাখো। ওখানে ইন্টারেস্ট যা দরকার করে যা এই জায়গাটা আবার ট্রাই করে দিল বন্ডিংটা হাতে এই কথাটা না বাদ বাদ তো দোষটা না ছিল আমি স্টপলেস ঠিকই লাগে শুনি। अच्छा টাকা থেকে থাকতে ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन था, बोलो सर। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा नहीं? ओके अच्छा, एक चीज आप लोगों ने ख्याल किया सर, मैंने आप लोगों को बोला ना कि यहीं पर एक कंसंट्रेशन जोन बन रहा है, ऑलरेडी बन गया। ठीक है, अब देखो ये अभी भी जोन बना हुआ है, अभी भी ये मार्केट यहाँ से रिबाउंड करेगा। जो अभी तक एंट्री नहीं है वो भी ले सकता है, लेकिन हाँ अगर तुम कैंडल वाइज देखो यहाँ पर लगातार सर साइलेंट बोल के एक चीज होता है मोबाइल में, यहाँ पर देखो क्या बना है, कौन सा कैंडल है ये? हाँ बुलिश नहीं, ये बुलिश इंगल्फिंग है। पैटर्न 1 जो है वो रेड है, पैटर्न 2 ग्रीन है, और पैटर्न 1 पैटर्न 2 को कंप्लीटली इंगल्फ किया है। पैटर्न 1 छोटा कैंडल है, पैटर्न 2 ग्रीन कैंडल है, कंप्लीटली इंगल्फ किया है। आप एक चीज ख्याल करो, जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा था तब इधर वॉल्यूम आपको पूरी सपोर्ट नहीं दे रहा था। ये देखो हल्का हल्का जोन बना है, माने बेसिकली जो बियरिश जोन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, शांत हो रहा है। एमएसडी लाइन को देखो, थोड़ा कांस्टेंट हो गया है, उसका जो डाउननेस था वो भी कम हुआ था, है ना, स्ट्रेट हो गया था। इसके बाद देखो वापस से ये वाला चीज प्रॉपरली नहीं हुआ, उसके बाद तुम इधर देखो यहाँ पर फिर से एक इंगल्फिंग क्रिएट किया है, फिर से इंगल्फिंग क्रिएट किया है, और ये इंगल्फिंग के बाद मार्केट में प्रॉपर वॉल्यूम क्रिएट किया, और यहाँ पर कम से कम कितना पॉइंट में मोमेंटम सिर्फ इसी पॉइंट में दिया है, तुम अगर चेक करोगे एटलीस्ट 653 से 688, कम से कम 30-40 पॉइंट का निफ्टी का मोमेंट है इसी जोन के अंदर।
और 30-40 पॉइंट का निफ्टी का मोमेंट में अगर आपका एटीएम कॉल है, आप अच्छा खासा कमा के निकले। इसलिए वो लोग जब बोल रहा था ना कि यहाँ पर कूट लो, मैं क्यों बोला, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा डाउनफॉल में है और सपोर्ट के पास है, इसलिए मैं बोला रुक जाओ, यहाँ पर कूट नहीं सर, ये जोन और कूट के लिए सस्टेन करने वाला नहीं है। देखो 700 टच कर गया, आंखों के सामने हुआ, वापस से फिर से अनदर एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग सेंटिमेंट क्रिएट हुआ। पर इंटरेस्टिंगली जब भी मैं मार्केट खुलता हूँ उसी टाइम पे मिलता है, ये इत्तेफाक है, ये कोइंसिडेंस है, ये तुम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तुम डेली का क्लास देखो, मेरे क्लास स्टार्ट होने के बाद ही एक मोमेंटम तुमको दिख जाएगा। ये क्यों होता है मुझे नहीं पता, मैंने आप लोगों को समझाते समझाते मुझे एक मौका एक दे ही देता है। मैंने मेरा क्लास स्टार्ट होते होते 10:05 बज ही जाता है। अब 10:05 में एक मोमेंटम आपको मिल ही जाएगा। ये ट्रैप है सर, हाँ ये ट्रैप, ये आपको डरा रहा है, ये डरा रहा है, तुम देखना ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा, थोड़ा इस मोमेंट में इधर थोड़ा वो कंसंट्रेशन करेगा फिर आगे जाएगा। चलो देखते रहो क्या होता है। ये आपको क्या बेर कर दो, बेर कर दो আমি ক্লাসের বাইরে। হ্যাঁ দেখতে হবে, আমি বের করে একটা মানে জিনিস বের করেছি, মজার একটা জিনিস এবার দেখা উচিত না, আমি আমার নিজের মানে কনফিউশন মানে সিরিয়াস লাগছে, যদি কি বলে দাও ভালো। জিরো দাঁতে আছে, জিরো দা এটা তুমি চারটে উইন্ডো বানিয়েছো। হ্যাঁ চারটে উইন্ডো বানিয়ে আমি ওপেন ইন্টারেস্টটা চার্টের জায়গায় এখানে লাগিয়েছি। যখনই কলের ওপেন ইন্টারেস্ট নিচ থেকে উপরে ক্রস করবে, এটার ওপেন ইন্টারেস্ট নিচ থেকে এখানে আছে। অ্যাকচুয়াল টাইম টাইম কত 10:15। তুমি বলো না তোমার কোশ্চেনটা বলো। কোশ্চেনটা হচ্ছে আমার এই মুভি ক্রস করে এই সরি ওখানে যা ক্রস করে মুভি আসে উপর থেকে কাটছে, কোটের ওপর ইন্টারেস্ট ক্রস করে মুভি থেকে নিচ থেকে কাটছে, তখন কিন্তু আমি এটা অনেকদিন লক্ষ্য করছি। এটা কি লাইন আছে? এটা মুভি অ্যাভারেজ, এটা মুভি অ্যাভারেজ, আচ্ছা এটা হচ্ছে ওপেন ইন্টারেস্ট। কলের ওপর ইন্টারেস্ট যখন নিচ থেকে মুভিং অ্যাভারেজকে উপরে কাটছে, হ্যাঁ তখন পুটের ওপর ইন্টারেস্ট উপর থেকে নিচের দিকে কাটছে, ঠিক আছে, পুট বাড়ে, তখন পুট বাড়ছে। কেমন যাচ্ছে এটা অনেকে ওখানে আমি এই এই মোটামুটি 7 দিন ধরে আমি অবজার্ভ করছি এটা। করছি, পুরো ক্লিয়ার। ঠিক আছে, হতেই পারে, না হওয়ার মধ্যে কিছু নেই। এই দেখো দেখো ভাই এখানে ক্রস করেছে, এটা আমার টাইম ফিক্স আছে এখানে নেমেছে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি বলবো এগুলো সবই এই আসবে। ব্যাপারগুলো কিছু আছে না জানুন করে। अच्छा इंडिकेटर में हम लोग ना लास्ट, चलो अभी पढ़ाई करते हैं, मार्केट एनालिसिस तो हो रहा है सर, ठीक है, मार्केट एनालिसिस चलता रहेगा। इसमें सीखने का बस बेसिकली क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि जैसे एनालिसिस हम लोगों से हो जाता है वैसे एनालिसिस आप लोगों को भी कॉन्फिडेंटली आना चालू हो जाए। अब इन द मीन टाइम हम लोग एक एक करके टॉपिक सीख रहे हैं। तो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में बोला था, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का कैलकुलेशंस कैसे करना है इसके बारे में भी बात किया था। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को कैलकुलेट करके किस तरह से आप उसको यूज करोगे, ये चीज मैंने समझाया था, ठीक है। ये लास्ट क्लास का टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर का डिस्कशन प्रीवियस वीक में ही हुआ था, आई थिंक ट्यूसडे, ठीक है। तो सर आज एक काम करते हैं, आरएसआई को थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि आरएसआई लेवल कैसे चेक करना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको एमएसीडी में लेके जाऊंगा। जैसे अगर आपको देखो दिखाया जाए, यहाँ पर मैं एमएसीडी को कुछ देर के लिए थोड़ा सा कट करता हूँ। और सिर्फ आरएसआई लगाता हूँ, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नॉर्मली जो बताते हैं, अगर ये 0 से, एक्चुअली इसका ना ओवरऑल रेंज जो है आरएसआई का, जो लोग लास्ट क्लास किए थे उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा, जो लोग नहीं किए थे डोंट वरी। 0 से 30 इंडिकेट, 0 से 30 इंडिकेट इन आरएसआई जोन,
ओवरसोल्ड, माने मार्केट में बहुत ज्यादा ही सेल प्रेशर क्रिएट हो चुका है, अब मार्केट वापस रिबाउंड होगा। इन सिंपल यही मतलब है इसका, इसका ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, सिंपल है। हम लोग ना बहुत ज्यादा कुछ ट्राई करते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप बेसिक चीजों में, अगर आप बेसिक चीजों में टिके रहो ना, आप एनालिसिस सही करोगे। ऐसा नहीं कि ज्यादा मसाला डालने से खिचड़ी ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी देखना मॉडरेट मसाला में भी खाना बहुत टेस्टी होता है, सही कि नहीं? तो इसलिए हम लोग बहुत केस में देखते हैं ना, ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं। मैंने इतना देखा कि अगर आप थोड़ा बेसिक लेवल में ट्राई करोगे, आप देखोगे कि आपका एनालिसिस सही है। ठीक है, ऐसे मार्केट में दिया बहुत कुछ है, ठीक है, मार्केट में बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप हर चीज के पीछे पड़ जाओगे तो पागल ही होते रहोगे। इसलिए मेरा सिंपल लॉजिक ये कहता है कि दिया बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप कुछ बेसिक चीजों को स्ट्रॉन्ग करो, आप देखोगे आपका एनालिसिस सही निकलेगा। देखो सिंपल लास्ट दिन का आरएसआई से आज का एनालिसिस मैं आपको देता हूँ, ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं। तो जीरो, हाँ, আরএসআই লাস্ট দিন করে দিয়েছি, আর আজকে স্যার আরএসআই এর কনক্লুশন দিচ্ছি, নতুন টপিকে যাওয়ার আগে। হ্যাঁ টেকনিক, হ্যাঁ আছে বলছি তো। আমি নিয়মটাই বলছি। आरएसआई आरएसआई अगर 0 से 30 के जोन में है तो हम लोग उसे ओवरसोल्ड जोन बोलते हैं। अगर आरएसआई 70 से 100 के जोन में है तो हम लोग उसे ओवरबॉट जोन बोलते हैं। ये बेसिक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। अब तुमको मैं आज के मार्केट से दिखाता हूँ या फिर किसी और स्टॉक में भी मैं दिखा दूँ। आरएसआई 0 से 30 क्या है, ओवरसोल्ड है, ठीक है। अब प्लीज लुक एट सर, मैंने अभी आपको जब मार्केट में यहाँ पर बोला था कि बाइंग जोन बन रहा है, निफ्टी में ही बात कर रहा हूँ, लुक एट द आरएसआई जोन कहां पर था, ये 0 है और ये 30 है, दिखाई दे रहा है। 0 से 30 के बीच में आ गया था निफ्टी, है ना, ये 1 मिनट के चार्ट में दिखा रहा था, ठीक है। अब तुम चार्ट चेंज करोगे तो वो अलग दिखाएगा। एवरी चार्ट पैटर्न अलग होता है, 1 मिनट का ट्रेडिंग अलग होता है, 5 मिनट का अलग होता है, 15 का अलग होता है, 1 घंटे का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। मैं मिनट के चार्ट में दिखाया ताकि समझाने में मुझे हेल्प होता है और काम भी करता है। आप बस देखो 0 से 30 के जोन में ये ओवरसोल्ड जोन था, क्योंकि लगातार मार्केट में करेक्शन बना था, और ये ओवरसोल्ड जोन में सिंपल आरएसआई लगा के आप इतना अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे ही 10:30 बजे के आसपास मार्केट में आरएसआई 0 से 30 के बीच में, अगर मैं यहाँ पर पुट करूं, मेरा कर्सर को रखो, कितना आएगा, ये रहा आपका 20। आरएसआई जोन कितना हुआ, 20 हुआ। 20 मैंने बहुत अच्छा जोन है सर, बहुत ही अच्छा जोन है, मैंने एकदम ल्यूक्रेटिव बोल सकते हो आप, ललचा लपलपा। अगर आरएसआई 20 जोन में है और ऊपर से ओवरऑल करेक्शन के साथ है, बेयरिश ट्रेंड के साथ, ऊपर से कैंडल भी तुम्हें कुछ बता रहा है, ठीक है, 2-3 चीज आपको बात कर रहे हैं, आपको मार्केट बताता है कि अब जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। कैंडल इज देयर, ट्रेंड इज देयर, आरएसआई, मैं बाकी और कुछ नहीं लिया, कैंडल लिया, ट्रेंड लिया और आरएसआई लिया। आरएसआई में मुझे 20 में बता रहे कि अभी कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि ओवरसोल्ड माने ज्यादा बिग गया है मार्केट में, अब सेलर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अब बायर का एंट्री बनेगा। तो दिस इज द जोन, और ये जोन में देखो ऑलरेडी इनकम हो चुका है, अरे नहीं हुआ, ऑलरेडी इसमें इनकम हो चुका है सर, 640 से 700 अभी आपके सामने हुआ, और ये श्योर शॉट था। मैं तो कुछ लगाया भी नहीं था, मैं तो कुछ लगाया भी नहीं था। आप बोलोगे सर ये तो तुक्का है, क्या रोज रोज तुक्का होता है? ये मार्केट सेंटिमेंट को अंडरस्टैंड करने वाला चीज, आप जितना समय दोगे मार्केट को और जितना तुम जोर से समझ सकते हो, तुमको कुछ लगाने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी बैठे बैठे तुम भगवान को पूछो, वो बता देगा कि एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों को क्या है, देख देख के ना एक आदत सा हो गया है कि हो जाता है, इसका कोई तुक्का भी नहीं है, कोई ऊपर वाले का भी मैटर इसमें मैं बोलता नहीं, ऐसे तो हर चीज में ऊपर वाला है, वो अलग बात है, लेकिन ये देख देख के ना आदत सा होता है, ठीक है। बस वो आदत जब तुमको भी आ जाएगा ना, तो तुमको भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर कुछ चेंज होने वाला है। एटलीस्ट 80-90% केस में सही निकलोगे तो भी बात बन जाएगा। ओवरबॉट जोन देखो, ओवरबॉट बने ज्यादा बाई हो चुका है,
आज के मार्केट के हिसाब से लुक एट दिस 70 जोन, ये देखो यहाँ पर भी पहले था, लेकिन ये जोन बहुत ज्यादा उस टाइम पे गिरा नहीं था, लेकिन क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास था। आज के स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस मैंने बोल ही दिया था कि 24,900 से 25, कल से बोल रहा हूँ, आज भी वही हालत है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के आसपास है, 70 में है, ओवरबॉट है, माने और ज्यादा बाई नहीं होने वाला है, तो यहाँ से आपको एक पुट का मोमेंटम मिलता है। तो आरएसआई आपको ना एक चीज है, आरएसआई लैगिंग नहीं है, आरएसआई लीडिंग है। लीडिंग और लैगिंग में फर्क क्या होता है? लैगिंग थोड़ा बाद में बताता है, लीडिंग जो है वो थोड़ा पहले बताता है। लीडिंग ये थोड़ा पहले बताएगा आपको। जैसे आप देखो ना, जैसे ये 70 के जोन में है, मार्केट गिरा नहीं है लेकिन गिर सकता है, इसका आपको पहले से ही एक आइडिया दे रहे हैं कि आरएसआई जोन 70 में है। साथ में यहाँ पर इवनिंग स्टार भी है, तो इवनिंग स्टार बनना, आरएसआई जोन 70 में होना, ठीक है, ओवरबॉट समझना, रेजिस्टेंस समझना, क्या ये 3-4 चीज आपको ये नहीं बता रहा है कि मार्केट यहाँ से करेक्शन में आएगा और या फिर यहाँ पर शॉर्टिंग करना या पुट बाई करना सही रहेगा, या फिर आप सेलर भी बन सकते हो जैसे जैसे सिचुएशंस आपके सामने हैं, या तो कॉल सेलर बन जाओ या तो पुट बायर बन जाओ, या फिर नॉर्मल कोई भी शेयर में है तो शेयर को सेल करो। ठीक है, सिंपल इतना सा आरएसआई का काम है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझना है, इतना सा समझना है, विथ मार्केट सेंटीमेंट एंड मोमेंटम। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? ये देखो मैं आपको क्या बोला था कि मार्केट थोड़ा कंसंट्रेट करेगा, देखो थोड़ा डरा रहा है, बोला ना, अभी बोला कुछ देर पहले कि मार्केट आपको डरा रहा है, डरने वाला सिचुएशन नहीं है, मार्केट धीरे धीरे 800 तक जाने का पूरा कोशिश करेगा। देखते हैं, अभी तक तो 2 बार लगातार सही निकले। ठीक है, चलो सर, सही होता है तो बड़ा मजा आता है। हाँ सर, सभी को आता है, जो भी सही होता है सही होने से सच में मजा आता है। ये अरे बब्बू चुप कर, शुरू हो अच्छा, तो आरएसआई का बेसिक यही कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैं ये बस कंक्लूजन में आपको समझाया। अब जैसे मानो आप लोगों में एक स्टॉक के बारे में मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट 1 महीने से बोले जा रहा हूँ। ठीक है, जिसने भी नहीं किया पछताओ सर, पछता पछता के मर जाओ, फर्क नहीं पड़ता। 1 महीने से बोले जा रहे हैं सर। ठीक है, देखो मैं सितंबर से बोले जा रहा हूँ कि एचडीएफसी में मौका है, एचडीएफसी में मौका है। एक मौका तो आपको सितंबर खत्म होते होते दे दिया, फिर अक्टूबर में जब ऑलमोस्ट 5-7 तारीख तक, दुर्गा पूजा के पहले भी मैं बोला कि एचडीएफसी को वॉच करो, फिर मैं 1 हफ्ता का छुट्टी दिया। मैं बार बार बोला उस टाइम पे कि एचडीएफसी कपाएगा, और मैं ये भी बोला बैंकिंग स्टॉक में कुछ खेल होने वाला है। ठीक है, वापस से वही एचडीएफसी तुमको 1616 से फिर से 1750 तक लेके चला गया। अब तुम इसमें भी आरएसआई लगाओ, जस्ट दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ सर। देखो मैं आपको ऑब्जर्व करने बोला, 7 तारीख को आरएसआई जोन देखो 20 में, इस पॉइंट पे देखो 23 तारीख में 70 क्रॉस करके ऑलमोस्ट 80 के आसपास, काफी ज्यादा ओवरबॉट हो गया था, करेक्शन तय था। सर अभी भी क्या दिख रहा है? अभी भी ये 1780 तक जाने का दिख रहा है, 1800 इसका अभी चलेगा सर, और ये 1800 का टारगेट आई थिंक मेरा 2-3 महीने का पुराना है। क्या ये करेक्शन जो होगा ये शॉर्ट टर्म होगा, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी 1800 तक ये इसका बना हुआ है, एचडीएफसी में अभी भी बाई बना हुआ है, ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ। 1800 1850 আমি বলেছিলাম, আই থিংক 2-3 মাস আগে বলেছি। 80 টাচ করে ফেরত এসছে, এবারে যাবে, এবারে যাবে, এবারে যাবে। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल आरएसआई से भी समझाया, ये ट्रेडिंग करने के लिए भी आपके पास मौका था, इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं 3 महीना पहले ही बोला एचडीएफसी, बीच बीच में जब जब ये करेक्ट हुआ तब तब बोला है कि पूरा पैसा लगा दो एचडीएफसी में, ऐसा करके ही बोला ना। আমি তো লাগি দিলাম ইনকাম তো হবে ঠিক। বাইক কার্ডটা লাগি এখন তো আরো কমে গেছে, এখন তো 13,000 টাকা হয়ে গেছে। আমি তো লাগি আমার বাইক কার্ডটা লাগি 3,000 টাকা। अच्छा, तो यही था सर। ठीक है, अच्छा नॉर्मली आरएसआई का जोन नॉर्मली 30 तक होता है, 0 नहीं, ओवरसोल्ड है 0 से 30 और ओवरबॉट है 70 to 100।
लेकिन आप चाहो तो अपने हिसाब से 0 to 20 भी यूज कर सकते हो, 80 to 100 भी यूज कर सकते हो। अगर आप रिस्क एवर्स हो, ठीक है, रिस्क एवर्स माने आप चाहते, आप थोड़ा सा और श्योरिटी के साथ जाना चाहते हो, तो 0 से 20 और इधर 80 से 100 भी आप यूज कर सकते हो। ये मार्केट अपने अपने Hello, हिसाब sir. से करता है। यस बोलून। বলছি তার মানে যদি আমি 20 তে যদি একটা লাইন টানি তাহলে 20টা যেই ক্রস করছে আমি তাহলে পারচেসটা আর কি মানে কনফার্ম হতে পারবো, তাই না, তো? এখানে হ্যাঁ সেটা বলতে পারেন, মানে এখানে বেসিক্যালি লাইন, ট্রেন্ড লাইন টানতেই হবে এরকম কোনো ব্যাপার না। না না, আমি ওই আরএসআই জায়গাটা যদি একটা লাইন টানি, 20তে ধরুন 20তে একটা লাইন টানলাম, হ্যাঁ ওইবার যেই 20টা ক্রস করলো তখনই আমি যদি পারচেস করি তাহলে একটা পজিটিভ ব্যাপার থাকতে পারে, তাই হ্যাঁ তো? অবভিয়াসলি, হ্যাঁ একদম, মানে এইখানটাতে আপনি একটা ট্রেন্ড লাইন টানতেই পারেন, ঠিক আছে, আচ্ছা। এই লোয়ার পয়েন্টে একটা ট্রেন্ড লাইন এখানে একটা টানতেই পারেন। এখানে আচ্ছা সব থেকে বড় কথা, যখন আরএসআই লোয়ার পয়েंटे থাকবে না, আপনাকে কোনো না কোনো कैंडल, जैसे एचडीएफसी बैंक में देखो, एचडीएफसी बैंक में जब यहाँ पर आरएसआई 20 जोन में था आपका, यहाँ पर देखो निफ्टी में हम लोगों ने इंगल्फिंग देखा, यहाँ पर आपको बुलिश हरामी दिख रहा है। ये वाला देखते थे, ये 45 1645 यहाँ पर आपको बुलिश हरामी दिखा था, तो कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर करेगा और वही चीज आपको कॉन्फिडेंस दे देगा। बाकी आप अभी लाइन लगाओ, काफी लोग क्या करते हैं ना, लाइन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, लाइन लगाओ, ट्रेंड लाइन लगाओ, ठीक है, ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन लगाओ, लास्ट जो इसका जहां तक ये, जहां ये जो पॉइंट पे ये टच करके ऊपर तक गया ना, ऐसा करके दो, लोअर साइड में भी एक दे दो। जो लोग नीचे वाला हिस्सा को देखते हैं वो ऐसा करके लोअर साइड में लगाते हैं इस तरह से, ठीक है, कि कितना नीचे और आ सकता है इसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी तो ये अपना लोअर जोन में ही था, इसमें और आप क्या लगाते हैं, ये बेसिकली लगाना चाहिए था इस साइड में, मैंने, मेरा कहने का मतलब है ये तो करंट जोन में मैं लगा दिया, लेकिन आपको ये दोनों चीज लगाना चाहिए था जब मार्केट इधर था, ठीक है। फिर ये जोन जब इधर से नीचे से इसको कट कर रहा है ना, तो वहां से आपको एक साउंड कॉन्सेप्ट मिलेगा कि बच्चे यहाँ पर लगाना चाहिए। ये सिचुएशन लगाने वाला सिचुएशंस में नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा दिखा नहीं रहा हूँ। आगे आगे आपको ट्रेंड लाइन का एक क्लास में मैंने कराया था, जहाँ पर ट्रेंड लाइन कैसे लगाना चाहिए आप लगा सकते हो। तो आप अपने हिसाब से जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बारे में मैं फिलहाल थोड़ा सा इग्नोर करूँ, ठीक है। मैंने, मेरा कहने का सिंपल था कि आरएसआई मेरे को साथ दे रहा है, कैंडल मेरे साथ में है, इंगल्फिंग है यहाँ पर, तो यहाँ से मेरे को बाइंग जोन दिख रहा है और मैं चुपचाप एचडीएफसी बैंक में ट्रेड ले सकती हूँ। और एचडीएफसी बैंक मेरा कल का भी बहुत ही अच्छा था, कल भी मैंने एचडीएफसी बैंक में बोला था, इवन कल का भी तुम आरएसआई देखो, कल का आरएसआई 39 में था सर, देखो कल का लोएस्ट जोन था 39 में था, कल नहीं 39 नहीं सॉरी, कल कौन तारीख से 21 तारीख तो ओए कल 21 था। एक चीज तुम ख्याल करो, कल जब मार्केट स्टार्ट हुआ था, मार्केट स्टार्टिंग के टाइम पे इसका आरएसआई मिनट चार्ट में अप्रोक्स 60 के आसपास है, लेकिन फिर भी कल एचडीएफसी बैंक अबव ही रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो क्वार्टर रिजल्ट्स आया है ना फ्राइडे को, वो काफी अच्छा हुआ है बाकी बैंकों से। तो जब मार्केट में रिजल्ट अच्छा होता है, ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छा होता है और आरएसआई हाई जोन में है, इसका मतलब ये नहीं कि ओवरबॉट है तो और नीचे आएगा, क्योंकि कुछ ट्रिगर है एचडीएफसी का कि उसका फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा हुआ है। ऐसे हालत में तुम आरएसआई अगर लो अपर में देखते हो तो और अपर जाएगा, 70 में है तो 80 में जाएगा, 80 में है तो 90 तक भी जा सकता है। तो रीजन काम करता है सर, अगर रीजन नहीं है, नॉर्मल हालत में है, तो रेंज बाउंड का काम होता है। বুঝতে পারছিস তো? এই পাপ্পুটা একদম পড়াশোনা করছে না। তাহলে স্যার এই কন্ডিশনটা মাথায় রাখতে হবে, যখন আরএসআই উপরে অথচ রেজাল্ট ভালো, হ্যাঁ, তাহলে সেক্ষেত্রে আর ধরে ভালো রাখতে হবে। ধরে রাখতে হবে একদম। আচ্ছা, ওই জন্যই কথাটা বললাম, आरएसआई উপরে আছে মানে পড়বে এরকম না, যদি রেজাল্ট ভালো হয় তাহলে আরো বাড়বে। देखो मार्केट में दो चीज होता है, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, ऐसा ऑलवेज नहीं होता। जो ऊपर जाता है वो और भी ऊपर जा सकता है, अगर ऊपर जाने का कोई कारण हो तो, अगर कारण नहीं है तो नीचे ही आएगा। 20 থেকে 30 বাইং জোন 20 থেকে 30 বেস্ট বাইং, আর পুটের জন্য 70 থেকে 80 বেস্ট সেলিং জোন বা পুট সাইড। हेलो হ্যাঁ 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 বলুন।
आरएससी का हाईएस्ट कितना होता है सर? किसका? आरएसआई का हाईएस्ट बोला तो 70 to 80 सर। उससे ज्यादा नहीं जा सकता, हाँ उससे ज्यादा नहीं जा सकता। हाँ हाँ, ज्यादा जा सकता है, क्यों नहीं 200 जा सकता? 150 नहीं नहीं 150 नहीं 150 इसका। हो सकता है, 200। नहीं 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 सर, 0 से 100 ओवरऑल जोन है, 50 क्यों जाएगा? अच्छा 0 से 100 होगा हाँ दोनों। इसका ओवरऑल, इसको ठीक है, ठीक। पेंडुलम बोल सकते हैं, ठीक है। 0 से 100 इसका ओवरऑल जोन है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ये देखो ये कहां तक चला गया था, ये कहां तक चला गया, एक सेकेंड, 70 76 75 76, ठीक है, एचडीएफसी बैंक में, ठीक है सर। ऐसा आपको समझाया, आप अभी आप ऑब्जर्व करते रहो डिफरेंट स्टॉक में। मैं कुछ रिकमेंड भी करता रहता हूँ आजकल, ठीक है, हमेशा करता हूँ, ठीक है। रिसेंटली मैं 10-15 स्टॉक दिया था, आज तो मैं 3 स्टॉक दिया, उसको भी आप चेक करो, देखो हो रही है। मैं तो फंडामेंटल चेक करके बोला शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है। लास्ट दिन भी 2 दिया था, सोमवार को, जो मैं बोला था सारा का सारा ट्रेंड दिया था मार्केट में। तो मार्केट मौका देगा सर, सबको देगा। एक सेकंड, ए मनोजीत বুঝতে পারছিস তুই? হ্যালো, আমি এখনো কিছু শেখাইনি, শুধু মার্কেট অ্যানালিসিস দিচ্ছি আর আগের দিনে একটু ডিসকাশন করলাম। এবারে সেখানে স্টার্ট করব। আজকে এত কোশ্চেন করছে সবাই, আমি শেখাতেই পাচ্ছি না কিছু। আজকাল একটু বেশি কোশ্চেন হচ্ছে সবার, অবশ্য ভালো, এটা কোশ্চেন হওয়া ভালো, কোশ্চেন হওয়া ভালো, কিন্তু বেশি কোশ্চেন হলে সমস্যা হচ্ছে একটাই, কি আমাকে শেখাতে দেরি হয়ে যায়, তখন আবার স্টুডেন্টরাই বলবে এতদিন ধরে শিখিয়ে যাচ্ছে, কবে যে শেষ করবে জানি না। सीट भी मेरी पट भी मेरी समझ रहे ना सर। ये मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, अनदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। आरएसआई के बारे में जैसे लास्ट क्लास से मैं बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं किया पछताओगे। वॉल्यूम का क्लास जो लोग नहीं किया पछताओगे। मूविंग एवरेज का क्लास जो लोग नहीं किया पछताओगे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें ना, एक बार जब बात होता है उस टाइम पे अगर आप कंसेंट्रेशनली सुनते हो और बाद में उसको रियलाइज करते हो देख देख के, तो बात बन जाता है, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन बेसिक्स ही गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर हजारों इंडिकेटर लगा के बैठे जाओ, गलती हो जाएगा। एमएससीडी सर मूविंग एवरेज से ही एक्चुअली एक इम्प्रोवाइज किया गया है, मूविंग एवरेज से ही इम्प्रोवाइज किया गया एक इंडिकेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मार्केट को अंडरस्टैंड करने का। मैं इसको एक्चुअली आज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं यूज आई थिंक आप लोगों को बहुत दिन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमेशा ट्रेड लेने के बाद, ইন্টারভিউ করছে, हाँ बोलो। ইন্টারভিউ করছি, বলছি যে আরএসএ তাহলে কমপ্লিট। আরএসআই কমপ্লিট, আরএসআই তার কিছু বলার নেই, আরএসআই শুধু জোন, আমি এমএসসিডি তে চলে এলাম। এবারে আরএসআই দেখুন, আরএসআই থেকে অবজারভেশনস বাড়ান, যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে কিনা সেটাকে অবজার্ভ করুন, কনফিডেন্স ওখান থেকে চলে আসে। एमएससीडी देखो, एमएससीडी एक्चुअली किसने बनाया? जेरल्ड एप्पल बोल के एक फेमस टेक्निकल एनालिस्ट थे, मार्केट ट्रेडर थे, उन्होंने इसको डेवलप किया। इसका नाम दिया सर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ट्रेडर्स कंसीडर एमएससीडी एज द ग्रैंड ओल्ड डैडी ऑफ इंडिकेटर्स। मैं क्यों एक्चुअली एमएससीडी बहुत पहले से बता देता था, क्योंकि ये इंडिकेटर का दादाजी है। कहा जाता है कि जब कोई नहीं था तो यही था इंडिकेटर के रूप, ग्रैंड ओल्ड डैडी इसको बोला जाता है। और सिर्फ हम लोग नहीं बोलते हैं, अमेरिका भी बोलते हैं, जापान भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। मैंने इसे बहुत प्राचीन एक इंडिकेटर्स है मार्केट ट्रेड करने का, एमएससीडी, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अगला 10-15 मिनट समय दो, तुमको ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों समझ में आएगा, और किस पॉइंट पे बाई करना है और किस पॉइंट पे एंट्री बने छोड़ के ना जाना है, ये दोनों चीज तुमको समझ में आएगा। लेकिन एक बार ये एमएससीडी क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, इसको 2 मिनट सुनो, नहीं सुनने से फिर आगे का बात आधा अधूरा हो जाएगा। दो इन्वेंटेड इन 70s, 1970 के आसपास में ये चीज डेवलप हुआ, 1970, ठीक है। MACD still considered one of the most reliable momentum traders indicators. Momentum find out करने का एक one of the best indicator माना जाता है। नेम में ही कुछ बातें हैं। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, जो C एंड D है ना, C का मतलब होता है कन्वर्जेंस एंड D का मतलब होता है डाइवर्जेंस। टू मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस ऑकर्स व्हेन टू मूविंग एवरेज मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब दो मूविंग एवरेज एक दूसरे के आसपास आते हैं। और डाइवर्जेंस का मतलब होता है जब दो मूविंग एवरेज एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के पास आना और एक दूसरे से दूर चले जाना,
स्टैंडर्ड एमएसीडी कैलकुलेटेड नॉर्मली होता है 12 दिन से लेके 26 दिन का ईएमए लेके। ईएमए माने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये बात हम लोग मूविंग एवरेज की क्लास में डिस्कस किए हैं। जिन लोगों का नहीं हुआ है या तो रिवाइज करो या फिर बाद में कर लेना। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज का जो इम्प्रोवाइजेशन था उसी से ये एमएसीडी डेवलप होता है, जिसको 12 दिन का एक एवरेज लाइन लिया जाता है और 26 दिन का एक एवरेज लाइन लिया जाता है। 26 दिन माने थोड़ा लंबा समय के लिए है और 12 दिन माने थोड़ा कम समय के लिए। मूविंग एवरेज जब हम लोग पढ़े थे उस टाइम पे मैं एक चीज बताया था कि ज्यादा लंबा मूविंग एवरेज अगर टाइम पीरियड है, मैंने अगर 26 दिन का मूविंग एवरेज यूज करोगे वो मार्केट के साथ थोड़ा स्लो रिएक्ट करेगा, और जो 12 दिन का मूविंग एवरेज लाइन होता है वो मार्केट के साथ थोड़ा जल्दी रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो सर कौन सा अच्छा होता है? सर ऑब्वियसली जो जल्दी रिएक्ट करता है वो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर बात अच्छा बुरा का नहीं है। दूर अगर कोई तुम ज्यादा दिन का भी यूज कर रहे हो ना तो वो भी रिएक्शन कैसा दे रहा है वो भी जरूरी होता है। ये मूविंग एवरेज के टॉपिक में डिस्कशन एक्चुअली हुआ था। बट अगर आपको मूविंग एवरेज समझ में उस टाइम पे तो सबको आया था क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ, आज भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम दो। हाँ एक सेकेंड सर, तो बोलो सर बोलो। आज पढ़ा सर अगर हम इंट्राडे या फिर दो जैसे कि निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी 3 से 4 दिन 5 दिन में एक्सपायर होता है, हाँ तो उसके लिए शॉर्ट टर्म ईएमए यूज करेंगे और हमको कोई स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, महीना 2 महीना 3 महीने के लिए, तो उसके लिए ईएमए लॉन्ग यूज करेंगे डे हाँ डे नहीं का। मैंने एक्चुअली हाँ बात आपका समझा मैं। वो मैं ईएमए में एक्चुअली बोला था कि नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म ईएमए होता है, जो मैं शॉर्ट टर्म ईएमए बोलता हूँ उसमें 12 और 26 दिन यूज होता है। अगर आप थोड़ा लंबा समय के लिए ईएमए देखना चाहते हो तो इन दैट केस आप शॉर्ट टर्म को 12 की जगह 30 कर दो, लॉन्ग टर्म को 26 की जगह 52 कर दो, 12 को 24 कर दो, 26 को 52 कर दो। लॉन्ग टर्म के लिए वो डबल कर सकते हो। लेकिन जब आप ईएमए अभी होता आपको, है सर हाँ बोलो सर बोलो। 9-15 से कहीं कहीं पे हाँ हाँ 9 डेज 15 डेज 9-15। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। जितना शॉर्ट पीरियड में जाओगे वो उतना शॉर्ट टर्म बोलेगा, जितना लंबा लगाओगे। जैसे देखो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये देखो मैं यहाँ पर अगर ईएमए लगाता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। जैसे यहाँ पर देखो ईएमए है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जैसे ही मैंने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में क्लिक किया, इसमें तुम जाओ, ये सेटिंग में जाओ, ये सेटिंग में जाके ये देखो इसमें इनपुट क्या है, 9 दिन का एक ईएमए है और 9 दिन का एक एसएमए है, देख रहे हैं सर। तो ये 9 दिन का दिया हुआ है, आप इसको चेंज करके 9 की जगह कुछ और कर दो। जितना 9 जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए सही है, ठीक है। अगर आप ज्यादा बड़ा समझना चाहते हो तो ज्यादा लगाओ। वो मूवी एवरेज का क्लास करो ना, एक बार रिवाइज करो ना, उसमें मैं बोला सारा चीज। कि आज मूविंग एवरेज का बात बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग एमएसीडी पढ़ने जा रहे हैं और एमएसीडी जो है वो मूविंग एवरेज से ही बना हुआ है, इसलिए बार बार मूविंग एवरेज का बात हो जा रहा है। नहीं तो अदरवाइज ये 12 लेना है, 26 लेना है, 52 लेना है कि 24 लेना है, ये सब बात मैं बोल के रखा, बोला कि नहीं बोला। अब तुम एमएसीडी लाइन का एक बेसिक सिंपल चीजें देखो। A simple line graph of this often referred to as MACD line. Let us go through the math first. इसका पीछे का कैलकुलेशंस क्या है देखो। मानो कोई एक शेयर या कोई एक इंडेक्स 1 जनवरी से लेके यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग सुनोगे ना, आप लोग को धीरे धीरे ऐसे ही क्लियर हो, बट आप लोग ना पहले ही पूछते रहते हैं तो फिर क्या है ना, वो दिक्कत हो जाएगा। फिर ना तो मैं समझा पाऊंगा, नहीं तो मैं क्वेश्चन करने से किसी को मना तो नहीं करता, बट थोड़ा सुन लो उसके बाद क्वेश्चन लेने से मेरे को सही रहता है। 1 जनवरी से लेके यहाँ पर अगर आप चेक करोगे 13 फरवरी तक है, ठीक है। 1 जन से लेके 13 फरवरी कितना दिन है? मैंने ऑलमोस्ट 43 डेज, उसमें भी बीच बीच में सैटरडे संडे बाद जाएगा, तो अप्रोक्स 35 दिन का यहाँ पर तुमको डेटा दिख रहा है। अब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि मूविंग एवरेज को बनाने का सिचुएशन कुछ ऐसा होता है। अगर आप 9 और 26 दिन यूज करोगे तो यहाँ पर सिंपल ये कैलकुलेट कर रहे हैं 1 2 3 1 तारीख से लेके 16 तारीख का डेटा दिया है, ठीक है। फिर उसका जो टोटल एवरेज पॉइंट होता है 1 तारीख से लेके 16 तारीख का जो एवरेज डेटा है वो यहाँ पर टोटल किया जा रहा है, ठीक है। फिर 16 तारीख से मूविंग एवरेज में नॉर्मली क्या होता है, एक डेटा गायब होता है और सामने वाला डेटा ऐड होता है।
माने 1 तारीख से लेकर 16 तारीख को आपने पहले अगर किया ना, फिर 1 तारीख माइनस कर देना है, उसके जगह 2 तारीख आ जाएगा, फिर 16 तारीख को हटा के 17 तारीख सामने आ जाएगा। माने एक डेटा पीछे से एक डेटा गायब हो जाएगा एवरी केस में। माने पहला केस अगर आप 1 जनवरी से कैलकुलेट किए 16 तारीख तक, सेकेंड डेटा कैलकुलेशन होगा 2 जनवरी से 17 तारीख तक, फिर थर्ड डेटा कैलकुलेट होगा, जब जब आगे जाएंगे पीछे वाला 2 चीज कट जाएगा, जब जब आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाला 2 चीज कट जाएगा। ये बात मैंने मूविंग एवरेज के क्लास में एक्चुअली समझा के रखा था। यहाँ पर आपको जस्ट मैं याद दिला रहा हूँ, जो लोग मूविंग एवरेज किया था वो लोग समझ रहा है, जो लोग नहीं किया था उनको थोड़ा सा लग रहा है कि भाई क्या है, बट वो भी चिंता ना करे, उनको भी आगे आगे सब समझ में आएगा। और इस तरह से जब तुम्हारे पास 1 तारीख से लेकर 17 तारीख का जो भी डेटा तुम्हारे पास है, वो डेटा का तुम कैलकुलेट करके मूविंग एवरेज निकाल ले हो। 17 तारीख में आपका मूविंग एवरेज आया, 20 तारीख को भी तुमको एक मूविंग एवरेज आया। इस तरह से देखो सारे के सारे डेटा अप टू 13 फरवरी तक आपके सामने है, अप टू 13 फरवरी तक आपके सामने डेटा इधर आया है। फिर यहाँ पर 6 तारीख से भी आपके सामने फिर से एक डेटा आ रहा है। इस तरह से 12 दिन के हिसाब से एक ईएमए आता है, 26 दिन के हिसाब से एक ईएमए आता है। तो जब मूविंग एवरेज कैलकुलेट हुआ ना क्लोजिंग प्राइस से पहले, हम लोगों ने 12 दिन का ईएमए, ये देखो ये 12 दिन का है, और इधर देखो ये 26 दिन का है, ठीक है। और 12 और 26 को मिला के एमएसीडी लाइन क्रिएट होता है, इसमें वैल्यूएशन आ रहा है, देखो ये तुम इसको माइनस करो, 6153 से 6198 को माइनस करो, कितना होता है बोलो, देखो तो ये आता है कि नहीं। 153 से 198 माइनस करो, 45, इसमें से ये माइनस करो, -58, इसमें से ये माइनस करो। सर एक्चुअली आप लोगों को ना रियल लाइफ में इतना ज्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं इतना समझा रहा हूँ। ये मूविंग एवरेज में मैंने एक्चुअली ना समझाया था कि मूविंग एवरेज का डेटा कैलकुलेट कैसे होता है। और एक्सपोनेंशियल के केस में मैं बोला था कि एक्सपोनेंशियल बहुत ट्रिकियर साइड में है, प्योर मैथ्स है, आपको एक्सपोनेंशियल की तरफ जाने का जरूरत नहीं है। बट इतना जानो कि जब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो नॉर्मल मूविंग एवरेज से, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज से ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो बाकी चीज तो फार्मूला करता है और सॉफ्टवेयर करता है। आप बस इतना समझ लो कि कैसे 12 दिन और 26 दिन का डेटा को प्लस माइनस करके एमएसीडी का लाइन निकाला जा रहा है। अब ये लाइन को हम लोग आगे जाके स्टॉक में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्टॉक में ड्रॉ करूंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर एमएसीडी लाइन हमें करना क्या बोलता है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा समय दो, ऐसे तो दिखाने के लिए मेरे को 1 सेकंड लगेगा, बार बार दिखाता रहता हूँ, लेकिन समझाने के टाइम पे मेरे को समय लग जाता है, ठीक है। कोई भी चीज जैसे पेड़ पे आम लगाओगे तो आम बनने में टाइम लगेगा, खाने में टाइम थोड़ी ना लगता है। मूविंग एवरेज में कराया कि ओपन प्राइस से डेटा चालू होता है, इसमें क्लोज प्राइस से। हाँ, क्लोजिंग प्राइस ही मैक्सिमम केस में यूज होता है। क्लोजिंग प्राइस को ही मैक्सिमम लेंगे, ओपन इसलिए नहीं लेते क्योंकि क्लोजिंग प्राइस सैक्रेड होता है। सैक्रेड माने प्योर माना जाता है, एक्चुअली जो लास्ट में हुआ है वही बेस्ट माना जाता है। ओपन से ज्यादा यूज इसलिए क्लोज को यूज किया जाता है। तो मूविंग एवरेज में मैंने ओपन नहीं सर क्लोजिंग ही दिखाया था, तुम शायद भूल रहे हो, उसमें भी मैंने क्लोजिंग ही दिखाया था। अच्छा, सेम अप्रोच यूज करके आप इधर थोड़ा सा देखो, चलो এই ধরুন পেছন দিকে তাকাস না তো তুই। We have the date starting from 1st Jan. Next to the dates we have closing price of Nifty, ठीक है। we leave first 12 data points to calculate 12 दिन का EMA। फिर हम लोगों ने 26 दिन का डेटा पॉइंट लिया ताकि 26 दिन का EMA कैलकुलेट कर सके। फिर हम लोग 12 और 26 दिन को EMA को पैरेलली रन करेंगे, जो 6 फरवरी से लेके MACD लाइन कैलकुलेट करेगा। फिर MACD का वैल्यू आ जाएगा 12 दिन के EMA से 26 दिन का EMA को माइनस। ये चीज आपको एक्चुअली जानना है कि MACD का जो वैल्यू आता है वो 12 दिन के EMA से 26 दिन के EMA को माइनस करके, माने शॉर्टर एवरेज लाइन से बड़ा एवरेज लाइन को माइनस करके MACD लाइन होता है। फॉर एग्जांपल 6 फरवरी 2014 में 12 दिन का EMA था 6153 और 26 दिन का EMA था 6198, तो MACD बनेगा मेरा 6153 माइनस 6198, दैट इज 45 नेगेटिव, ठीक है। हाँ नेगेटिव ही बेरोगे, कारण छोटो থেকে বড়কে মাইনাস করলে অলওয়েজ नेगेटिव বেরোয়। अब वेट करो सर, तो जब हम लोग 12 दिन से 26 दिन को माइनस करेंगे, फिर उसको लाइन ग्राफ में पोस्ट करेंगे, वी गेट MACD लाइन एंड व्हिच ऑसिलेट्स अबव बिलो द सेंट्रल लाइन। ऑसिलेट्स माने
वो घूमता रहेगा सेंट्रल लाइन के नीचे। अब कैसे सेंट्रल लाइन के नीचे ये चीज घूमेगा, मैं चार चीज को आपको समझाता हूँ। देखो फिर से सेम टू सेम तरीके से इस चीज को डेवलप किया गया, और यहाँ पर वहां पर 4-5 की कैलकुलेट किया गया था। वो जो पहले जो दिखा रहा था, यहाँ पर देखो 45, 50, 75 छोड़ के और भी डेटा पॉइंट, पहले तो हम लोग 13 फरवरी तक कैलकुलेट किए। अब यहाँ पर देखो 13 फरवरी के बाद 14 मार्च तक कैलकुलेट कर दिया। सर इतना क्यों करना पड़ा? सर एक लाइन को डेवलप करने के लिए थोड़ा डेटा तो चाहिए, नहीं तो लाइन डेवलप होगा कैसे? ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है। बेसिकली 12 दिन के ईएमए से 26 दिन के ईएमए को माइनस करके हमको कुछ मिलता है। क्या मिलता है? एमएसीडी का डेटा मिलता है। अब एक चीज तुम ख्याल करो पप्पू, तुम बोल रहे थे सर हमेशा नेगेटिव मिलेगा। सर देखो एक चीज ख्याल करके देखो, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव में बदल गया सर। 12 दिन का ईएमए 6136 है और 26 दिन का ईएमए 6117 है, क्योंकि मार्केट में चेंजेस आया है। क्योंकि मार्केट में चेंजेस हुआ है सर। মানে এটা 12 দিনেরই কিন্তু কিন্তু এতক্ষণ দেখছিলাম কি 12 দিনে আমার মাইনাস আসছিল, মানে সরি মানে 12 থেকে 26 বাদ দিলে আমার ডেটাটা মাইনাস হচ্ছিল, কিন্তু এবারে আমার যে ডেটাটা আসছে সেটাতে কিন্তু এবারে পজিটিভ হওয়া শুরু হয়েছে। ঠিক আছে, এবারে যখন আমি 14 মার্চ পর্যন্ত টেনেছি তখন দেখা যাচ্ছে কি আমার বাকি রেজাল্টগুলো পজিটিভ এসছে। अब প্রথমে নেগেটিভ ছিল পরে পজিটিভ হয়েছে, এবারে এই ঘটনাগুলো মার্কেটেও ঘটে, সেই জন্য এক্সাম্পলসটা এরকম ভাবে রাখা হয়েছে। अब प्लीज इस बात को थोड़ा सा समय देके देखो, आपको एमएसीडी कैलकुलेशन समझ में आएगा। एमएसीडी वैल्यू, लेट्स ट्राई एंड फाइंड द आंसर ऑफ फ्यू ऑब्वियस क्वेश्चन। एमएसीडी वैल्यू नेगेटिव की माने আছে? हेलो, आप लोगों ने अभी देखा कि एमएसीडी वैल्यू नेगेटिव है, तो व्हाट डज द नेगेटिव एमएसीडी वैल्यू इंडिकेट? व्हाट डज पॉजिटिव एमएसीडी वैल्यू इंडिकेट? एंड व्हाट डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एमएसीडी वैल्यू एक्चुअली मीन? यानी ये एमएसीडी का जो एक्चुअली अप एंड डाउन है ये हमें क्या बताता है? As in what information does a 90 MACD conveys versus 30 MACD? अगर मुझे एक 90 दिन का MACD मिलता है और मुझे एक 30 दिन का MACD मिलता है, तो 90 दिन का MACD और 30 दिन के MACD में क्या फर्क होता है? बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है सर, एक एक करके जवाब लेते हैं सर। मार्केट में इसको पुट करके देखना 2 मिनट का खेल है, बट इसको पकाने में टाइम लग रहा है। The sign associated with MACD just indicate the direction of the stock. एमएसीडी में जो साइन एसोसिएट होता है वो बस स्टॉक का डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल यदि 12 दिन का ईएमए जो 6380 का है और 26 दिन का ईएमए जो कि 6220 का है मान के चलते हैं, तो एमएसीडी हमें क्या मिलता है? इधर 160 का मिलता है। सर ये बहुत बड़ा बात है कि 26 दिन का टोटल एवरेज ज्यादा है, सॉरी गलत बोला मैंने, 12 दिन का एवरेज ज्यादा है और 26 दिन का एवरेज कम है। इसका मतलब लास्ट 12 दिन में मार्केट का मोमेंटम ज्यादा है, इसी के कारण ऐसा हुआ है। नहीं तो एक 12 दिन का टोटल एवरेज 26 दिन के एवरेज से ज्यादा कैसे हो सकता है? ये तो सिंपल बात है ना। जरूर मार्केट मोमेंटम में लास्ट 12 दिन में कुछ तो स्पेशल हुआ है, तो 26 दिन को भी क्रॉस कर रहा है, इतना तो समझो। So under what circumstances do you think 12 दिन EMA will be greater than 26 दिन EMA? We had looked to these moving average chapters. The shorter term average will generally be higher than the long term only when the stock price trends upward. जब स्टॉक का दाम अपवर्ड ट्रेंड में होता है। Remember, the shorter term average will always be more reactive to the current market price. Shorter term average always current market के आसपास में रिएक्शन करता है, माने आप शॉर्ट टर्म को ज्यादा करंट मार्केट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं देन दी लॉन्गर टर्म, माने 26 दिन के हिसाब से। पॉजिटिव साइन टेल्स अस देयर इज ए पॉजिटिव मोमेंटम। अगर पॉजिटिव है जैसे कि +1 है, +2 है, +160 है, इसका मतलब मोमेंटम पॉजिटिव है स्टॉक में या इंडेक्स में। हायर द मोमेंटम द हायर द मैग्नीट्यूड, जितना मोमेंटम हाई होगा मैग्नीट्यूड उतना हाई होगा। फॉर एग्जांपल 160 इंडिकेट पॉजिटिव ट्रेंड व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन +120। अगर एमएसीडी +160 आ रहा है इसका मतलब है कि मार्केट और अप साइड में रहेगा, अगर पहले एमएसीडी 120 था उससे। However, while dealing with magnitude, always remember the price of the stock influence the magnitude. ये जो स्टॉक का जो मैग्नीट्यूड माने जो अप ट्रेंड क्रिएट होता है ना, मोमेंटम क्रिएट होता है ना, या लोअर मैग्नीट्यूड या अपर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड चेंज होता है। फॉर एग्जांपल द हायर द अंडरलाइंग प्राइस सच एज बैंक निफ्टी, नेचुरली द हायर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एमएसीडी। अगर बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है,
तो एमएसीडी भी बढ़ेगा। अगर बैंक निफ्टी का मैग्नीट्यूड कम होगा, एमएसीडी गिरेगा, इसका मतलब बैंक निफ्टी को भी गिरना चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट से व्हेन एमएसीडी नेगेटिव, जब एमएसीडी नेगेटिव होगा इसका मतलब है कि 12 दिन का ईएमए इज लोअर देन 26 दिन का ईएमए। 12 दिन का जो एवरेज लाइन है, जो एवरेज पॉइंट आएगा वो 26 दिन से कम आएगा। इसका मतलब है कि मोमेंटम नेगेटिव है। बात समझे सर? 12 दिन का जो टोटल है वो 26 दिन से कम आ रहा है। नॉर्मली 12 दिन का एवरेज जो है वो ज्यादा आने से 26 दिन से माइनस करने से पॉजिटिव आता है, लेकिन इसका मतलब मार्केट बुलिश है। लेकिन अगर 12 दिन का टोटल करके देखा जा रहा है कि वो 26 दिन से कम ही आ रहा है, जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मार्केट बियरिश सेंटीमेंट में चेंज हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा चीज है सर, जैसे कि अभी जा रहा है, यू कैन से दैट। ठीक है, तो मोर स्ट्रेंथ अभी किधर रहेगा? डाउन ट्रेंड में रहेगा। डिफरेंस बिटवीन द टू मूविंग एवरेज इज कॉल्ड एमएसीडी स्प्रेड। ये जो दो मूविंग एवरेज के बीच में जो डिफरेंस रहेगा ना 12 और 26 का, इसे स्प्रेड कहते हैं। ये बात हम लोग स्ट्रेटेजी में भी पढ़ते हैं, स्प्रेड। The spread decrease when momentum melt down and increase when momentum increase. Visualize convergence and divergence data. Usually plot the MACD value chart, often referred to as MACD line. अब इस लाइन को अगर प्लॉट करते हैं ना तो हमें कुछ मिलेगा। ये देखो, आपको शायद यहाँ पर डेट समझने में दिक्कत हो रहा है, बट कोई बात नहीं सर। आप मान लो कि 1 तारीख से 15 तारीख है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हेजी है। आप इस चीज को देखो, ये जो जीरो लाइन है ना, अभी कुछ देर पहले मुझे दादा नाम बोलेगा प्रसन्नजीत अभी कुछ देर पहले मेरे को एक क्वेश्चन किया था, वो लैपटॉप लेके आके दिखा रहा था ना कि क्या करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि सब बताऊंगा। ये देखो सर, ये जीरो लाइन देख रहे हैं सर, ये जीरो लाइन है, एवरेज लाइन। ठीक है, ये जीरो लाइन से ये जो ब्लू लाइन है ये एमएसीडी लाइन है। ये एमएसीडी लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है। तो जीरो लाइन को जब एमएसीडी लाइन नीचे से कट करता है, जीरो लाइन को जब एमएसीडी लाइन नीचे से कट करता है, ये ज्यादा बाइंग जोन क्रिएट करता है। और जब एमएसीडी लाइन जीरो लाइन को ऊपर से कट करता है तो ये सेलिंग जोन क्रिएट करता है। सर ऊपर रह जाने से क्या होगा? उसका भी कुछ होता है, लेकिन प्रॉपर बाइंग जोन ऑब्वियसली नीचे से कट करने से, और प्रॉपर सेलिंग जोन जब वो ऊपर से इसको कट करे, ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। अब समझाता हूं सर। As you can see the MACD line oscillation, oscillations का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो रात भर सोया नहीं क्या सर? दर्द ये देखो, ऑस्किलेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट ना एक रेंज के अंदर, ये देखो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इस घटना को ऑस्किलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये मार्केट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब इसको प्लीज देखो एक बार ध्यान से। जब एमएसीडी लाइन क्रॉस करते हैं सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन माने जीरो लाइन, ठीक है, फ्रॉम द नेगेटिव टेरिटरी टू पॉजिटिव टेरिटरी, इट मींस देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन टू एवरेजेस। माने 12 और 26 के बीच में एक एवरेज आएगा, वो दिखा देते हैं आपको, 2 मिनट रुक जाओ। दिस इज ए साइन ऑफ इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम। जब दो मूविंग एवरेज लाइन एक दूसरे से डाइवर्स होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम। One should look at buying opportunities from the chart above. You can see penning down 27th है, माने बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, ये जो चार्ट था इसमें ये जो डाउन साइड से ऊपर गया ना, ये 27 फरवरी का कुछ डेटा है। इस पॉइंट में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलता है, यही बात कहना चाहता है। फिर जब एमएसीडी क्रॉस करता है सेंट्रल लाइन को फ्रॉम पॉजिटिव टेरिटरी टू द नेगेटिव टेरिटरी, माने ये है पॉजिटिव टेरिटरी, ये देख सकते हैं आप, ये जो जोन है ये पॉजिटिव है ना, तो जब ये पॉजिटिव जोन से ये नेगेटिव जोन की तरफ नीचे की तरफ आता है, इसका मतलब ये मार्केट को नेगेटिव साइड में लेके जा रहा है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सेंट्रल लाइन बहुत जरूरी है। सेंट्रल लाइन माने ये जो जीरो लाइन, मार्केट में भी जब हम एमएसीडी लगा रहे हैं सर बार बार,
ये देखो, ये जीरो लाइन है, सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन में। अच्छा, यहाँ पर एमएससीडी सिग्नल लाइन के साथ एक अलग से एक इम्प्रोवाइजेशन दे रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखो एमएससीडी जब सेंट्रल लाइन को क्रॉस कर रहा है, ये रहा, ये ब्लू लाइन एमएससीडी है, सिग्नल लाइन ऑब्वियसली इसके साथ साथ चल रहा है, उसको साइड करो, ठीक है। एमएससीडी देखो कौन सा है, 12 और 26 दिन है और एक 9 दिन का सिग्नल लाइन लिया गया है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये 12 और 26 दिन के हिसाब से डेवलप किया गया है, जो आपको मैं अभी सिखा भी रहा हूँ। तो इसको चेंज किया जा सकता है, हाँ चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। 12-26 को प्रोपोर्शनेटली चेंज कर सकते हैं, मैंने 12 को 24 कर दिए, 26 को 52 कर दिए, 12 को 36 कर दिए, 26 को इंटू 3 कर दो, तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना जैसा चाहो आप चेंज कर सकते हैं, बट मिनिमम 12-26 পপুলার है। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা পারফেক্ট, আমার একদম পছন্দের জিনিস। বাকি তোমরা নিজেদের মতো করতে পারো, আমি সেটাতে বারণ করবো না, बट 12-26 मार्केट प्रैक्टिस है और मार्केट ऐसे ही इस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया है, बहुत सोच समझ के ये चीज ये लोग इतना दिन से चला रहे हैं, ठीक है। 12-26 बेस्ट है। ये देखो ये वैसे देखो सर, ये देखो सर, यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं ना, तो जब ये नेगेटिव टेरिटरी से, जब एमएससीडी लाइन नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ जा रहा है, यहाँ पर बाइंग जोन है, ठीक है। और इधर देखो जब एमएससीडी लाइन, हेलो चीज को देखो, नहीं तो बाद में पूछोगे ना, बोलूंगा नहीं तो यही क्वेश्चन आके पूछेगा। जब एमएससीडी लाइन नीचे से कट करता है तो सेलिंग जोन है। अब यहाँ पर सिग्नल लाइन आपको कुछ हेल्प करता है, क्या हेल्प करते हैं जानते हो? सिग्नल लाइन आपको, ये जो ऊपर वाला ऑरेंज लाइन है, ये हेल्प करता है कि जब तक आपका एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है, अबव जोन में भी, से फॉर एग्जांपल, सुन लो सर सुन लो, नहीं तो आप लोग बाद में ना बहुत चिंता में पड़ जाओगे। ये लाइन देख रहे हो सर, ये क्या है? एमएससीडी है ना। हम लोगों ने अभी क्या सिखाया, एमएससीडी अगर पॉजिटिव जोन से सेंट्रल लाइन को ऊपर से क्रॉस करेगा तो वो सेल जोन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस पॉइंट में सिग्नल लाइन अभी भी एमएससीडी के ऊपर है, हेलो, सिग्नल लाइन अगर अभी भी एमएससीडी के ऊपर है तो वहां पर सेल बनता है। लेकिन अगर मानो एमएससीडी ऊपर है, सिग्नल नीचे है, तो अब अभी भी बने उसी पॉइंट पे रह सकते हो। इस केस में देखो, इस पॉइंट पे देखो, सिग्नल लाइन अब में रह गया, एमएससीडी नीचे रह गया, ठीक है। और ये इधर से इसको नीचे से कट किया तो इधर सेलिंग बना। अच्छा, यहाँ पर भी सेल बना है, बट ये सेल इतना देर तक सस्टेन नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि सेल नहीं हुआ, सेल बिल्कुल हुआ है। अब अगर जो रिस्क टेकर होता है ना, वो इसी पॉइंट में सेल कर लेते हैं। जैसे इस पॉइंट पे वो एमएससीडी ऑरेंज लाइन को ऊपर से कट किया ना, उस टाइम पे कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं वो रिस्की होता है। हाँ, চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা 1 ঘন্টায় আছে, এটাকে যদি আমি 1 ঘন্টা থেকে 1 দিন করে দিই, চেঞ্জ হয়ে যাবে। চেঞ্জ হয়ে যাবে, মানে জিনিসটা দেখতে তো বদলে গেল না। यस सर, कोई कुछ बोल रहे हो, बोलो सर बोलो। हेलो, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছে কি অনলাইনে আমাকে? ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि एमएससीडी लाइन अगर ऊपर से नीचे को कट करता है जीरो लाइन को, तो उस पॉइंट पे सेल क्रिएट करता है, और अगर एमएससीडी लाइन नीचे से ऊपर को कट करता है तो उस पॉइंट पे बाई क्रिएट करता है। ये सिंपल बात आप लोग दिमाग में रखो। वही बात यहाँ पर नोट्स में भी बोला हुआ है। ट्रेडर्स जो होते हैं सर, जनरली आर्ग्यू दैट व्हाइल वेटिंग फॉर एमएससीडी लाइन टू क्रॉस ओवर द सेंट्रल लाइन, ये एक आर्गुमेंट है मार्केट का कि सर जब एमएससीडी लाइन क्रॉस ओवर करता है सेंट्रल लाइन को, बल्क ऑफ द मूव वुड ऑलरेडी बी डन, माने मोमेंटम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी कवर हो जाता है। सो एंड परहैप्स इट वुड बी लेट टू एंटर इट, माने बहुत देरी हो जाता है अगर एमएससीडी के चक्कर में बने रहे। To overcome this is an improvisation over the basic MACD line.
The improvisations comes in the form of additional MACD component, which is a 9-day signal line. A day signal line in the exponential moving average of the MACD line. If you think about this, कोई now यहाँ पर जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी दिखाया, ऑरेंज लाइन जो यूज किया जा रहा है, MACD लाइन तो जस्ट एक लाइन है जो 9 और 26 से, सॉरी 12 और 26 से बना हुआ है। इसलिए मार्केट में प्रैक्टिस है कि साथ में एक 9 दिन का सिग्नल लाइन यूज करते हैं। जो आपको थोड़ा पहले बताएगा वो गलती, माने जो देरी होता है, मैं आपको समझाता हूँ बात। जैसे ये निफ्टी में हम लोग लगाया था ना, ये किस में लगाया था, HDFC में लगाया था। तो एक काम करते हैं, निफ्टी में लगाते हैं, ये मेरे को हटाते हैं और इसमें एक सिंपल MACD पहले लगाते हैं। एक्चुअली आजकल सिंपल MACD कोई देता नहीं है, वो साथ में लगा के ही देता है। ये देखो मैंने जस्ट MACD लगाया, इसका अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं, ये देखो एक 12-26 दिखा रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। और यहाँ पर एक सिग्नल लाइन दिया है 9 दिन का। तो बेसिकली ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हैं ना सर आप लोग, ये ऑरेंज लाइन बेसिकली सिग्नल लाइन है। तो मार्केट में ट्रेडर का आर्ग्यूमेंट क्या है कि हमें सिग्नल पाने में देरी हो जाता है अगर हम सिर्फ ब्लू लाइन के चक्कर में रहे तो। बात समझ में आ रहा है आप लोग? जैसे हमें मार्केट क्या सिखाता है कि ब्लू लाइन माने MACD लाइन, ठीक है। तो MACD लाइन जब सेंट्रल लाइन को क्रॉस करेगा, इस टाइम पे अगर मैं बाई करने जाऊं तो ऑलरेडी आधा गेम खत्म हो जाता है। समझ में आ रहे हैं ना आप लोग? आधा गेम खत्म हो जाता है। जैसे आज का ही मार्केट देखो, अगर मैं सिर्फ इस ब्लू लाइन के चक्कर में पड़ा रहता, ठीक है, तो जब तक ये क्रॉस करता उस टाइम पे यहाँ पर जो मोमेंटम मिला है, ये मोमेंटम तो खत्म हो जाता। लेकिन अगर आप सिग्नल लाइन यूज करते हो तो आपको एक स्पेशल सिचुएशन मिल जाता है और आपको एक राइट टाइम मिलता है, जैसे कि ये टाइम पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये जो 9 दिन का सिग्नल है, ये आपको थोड़ा स्पेशल मौका देता है, जो MACD के साथ इंप्रोवाइज होके आपको टाइम पे मौका दे रहा है। तो सीधा नॉर्मल MACD आपको ये मौका नहीं दे रहा था, मैंने मौका दे रहा था लेकिन थोड़ा देरी हो रहा था, और जितना देरी में आपका एक बहुत बड़ा गेम खत्म हो जाता। ऐसा नहीं कि मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम है। ये देखो जब ये क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करने के बाद और क्या ही बचा आपको, MACD लाइन इसको क्रॉस करेगा जब, तब आपको कितना ही और टाइम मिला। अगर मैं नंबर वाइज बताऊं, अप्रोक्स 26,680 से 728, करीब 40 पॉइंट का। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री ले रहे थे, जिस पॉइंट पे ये क्रॉस ओवर हुआ, उस पॉइंट पे आपका 26,640 से 730, 90 पॉइंट का मोमेंटम है। सर ये एक्चुअली आज का हम लोगों का एनालिसिस था, 90 पॉइंट का बना कि नहीं बना? हाँ, बात करते करते निकला। और मैं आपको ये भी बोला था कि अभी ये इसी रेंज में चलेगा। मैं अभी ये भी बोला था कि इसके बाद ये इसी रेंज में चलेगा, उसके बाद वो आप ट्रेंड के लिए वेट कर रहा है। बेसिकली यहाँ से नीचे जाने का चांसेस कम है, ये थोड़ा अप ट्रेंड ढूंढ रहा है, देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि ये नीचे जाने का सोच रहा है, ऊपर ही जाने का सोच रहा है। कम से कम 800 850 तक तो कोशिश ये कर रहा है। अगर कोशिश नाकाम होगा तो फिर से नीचे आएगा। मैंने एक ट्राई तो ले चुका है 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट में अच्छा खासा गेन है सर। ऑप्शंस में कितना गेन होगा मैं दिखा देता हूँ आपको। कितना ले बोल, कौन सा स्ट्राइक चूज करे? जब हम लोगों ने बोला था 24,600 कितना था, 630 ना, 670 कितना में था? नहीं 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 640 था। আমি যখন বলেছিলাম তখন কত ছিল? 650 স্যার। আচ্ছা আমি যদি 24,700 কল নিতাম, যদি আমি 24,700 কল নিতাম, 650, চলো 650 ই লিখি। 24,650 কল যদি সেই সময় এন্ট্রি করা হতো, তাহলে এখানে প্রিমিয়ামের গ্রোথটা দেখে নেন। 100 পয়েন্টে মার্কেট মুভ দিয়েছে, তাই তো? 10:30টা থেকে 100 পয়েন্টে মার্কেট মুভ দিয়েছে। আমি এইখানেই বলেছিলাম, ঠিক আছে? এইখানে তখন আমার প্রিমিয়াম কতই ছিল? 120 টাকা মতো। 730 যখন গেছে 165, মানে 130 এ এন্ট্রি আছে ইনটু 25 আর 165 না 130 টাকা না, ও 120 ইনটু 25, 165 ইনটু 25, 45 ইনটু 45 ইনটু 25। তো মার্কেটের এই মোমেন্টামে এটা ইনকাম ছিল আজকে, শিওর শর্ট ইনকাম। মানে অ্যাকচুয়ালি
ये इस तरह का ये हो सकता है कि कोई बोलेगा कि सर मेरे को यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट मिला है पुट में, लेकिन सर ये पुट का ये सिचुएशंस ना अंडरस्टैंडेबल नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा एक तरफा है। लेकिन ये एक तरफा नहीं था, ये मार्केट को पूरा सोचे समझ के ये एंट्री था, समझे सर? अच्छा, तो फिर एमएसीडी का दो चीज समझ में आ गया आप लोग, एक 12 और 26 दिन का खेल क्या है और एक 9 दिन का सिग्नल ये लोग यूज करता है। क्लियर है कि नहीं है? प्लीज टेल मी। ट्रेडर कैन फॉलो अ सिंपल 2 लाइन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার হলো যে এটা বললেন যে বেস লাইনের নিচেও যদি এমএসিডি লাইন যদি আপনার ওই অরেঞ্জ লাইনকে যদি ক্রস করে তাতেও মুভমেন্ট আছে বেস লাইনের নিচে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি ওটাই নিতে বলছে অ্যাকচুয়ালি। বেস লাইনের সেন্ট্রাল লাইনের নিচে হলেই ভালো হয়, তাহলেই আমি কিছু দেখতে পাবো, নাহলে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো অপরচুনিটি। 2 line crossover strategy with these 2 lines as discussed in the moving average chapter। देखो सेंटीमेंट इज बुलिश। अच्छा ये चीज एक बार देख लो, ये मैं समझा दिया ऑलरेडी। जब एमएसीडी लाइन 9 दिन का ईएमए लाइन को, मैंने 9 दिन का जो सिग्नल लाइन है ईएमए लाइन को नीचे से कट करता है वो बाई कराता है, और जब एमएसीडी लाइन को 9 दिन का ईएमए लाइन ऊपर से कट करता है तब वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। इसी चीज को यहाँ पर देखो फिर से समझाया जो मैं आपको दिखाया। तो ये हो गया आपका एशियन पेंट्स पे दिखाया, मैं आपको आज के निफ्टी में ही बताया, ठीक है, निफ्टी में एज वेल एज एचडीएफसी बैंक में। तो इन सिंपल ये जो मैं आज आपको डिस्कस किया ये एमएसीडी का बेसिक कैरेक्टर्स है कि 12 दिन 26 दिन का उसका एमएसीडी लाइन होता है, 12 दिन से 26 दिन को माइनस करके प्लस माइनस होता है। अगर वो पॉजिटिव साइड में होता है तो मोमेंटम है, नेगेटिव साइड में है तो नेगेटिव साइड में मोमेंटम है। अगर वो 9 दिन के लाइन को नीचे से कट करता है तो बाइंग जोन बनता है, ऊपर से कट करता है तो सेलिंग जोन बनता है। सेंट्रल लाइन के ऊपर नीचे थोड़ा सा मोमेंटम देखना चाहिए, ठीक है, वो रिस्क है थोड़ा, लेकिन हाँ सेंट्रल लाइन के नीचे से कट करेगा एमएसीडी लाइन तो ज्यादा अच्छा मौका देगा, ऊपर से कट करेगा तो वही उसका बेसिक कैरेक्टर है। बाकी सिग्नल लाइन को यूज करके आपको एक अच्छा सिचुएशन बनता है, ठीक है ना? एमएसीडी क्लियर है? ठीक है, एमएसीडी एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये मार्केट में घटना घटने के बाद ही समझ में आता है। लेकिन एमएसीडी का एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर ये है कि ट्रेड में बना रहना कि नहीं बना रहना है ये आपको बहुत अच्छे से बताता है सर। जैसे जब तक एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के अबव में है तब तक होल्ड करो। जब तक एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन माने ऑरेंज लाइन, जब तक एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के अबव में है होल्ड करो, सेल करके जल्दबाजी करके निकल मत जाओ। नॉर्मली जब मार्केट में हम लोग देखते हैं ना, হ্যাঁ ওটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম কি তুমি এত বেশি প্রিমিয়ামের দিকে দেখছো, প্লাস মাইনাস দিকিতে দেখছো কি তুমি আসল জিনিসটা দেখছোই না। এই জায়গাটাতে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, বেরিয়ে যাচ্ছে, কারণ ওখানে তুমি পয়সার কথা অতিরিক্ত ভেবে ফেলছো। আমি মানছি পয়সার কথা সবাই ভাবে, ঠিক আছে, কিন্তু তোমাকে এটা চেঞ্জ করতে হবে। এটা অ্যাটলিস্ট তুমি কি 60-70 বা অ্যাটলিস্ট 60-40 করতে হবে, কি 60-40 অ্যানালিসিস থাকবে, 40% তুমি পয়সা পেতে হবে। সেই জন্যই গন্ডগোলটা দেখা, ওটাই বোঝাচ্ছি কি তুমি যদি এই সিগন্যাল লাইন গুলো ইন্ডিকেটর গুলোকে ফলো করো তুমি ট্রেডে তৈরি থাকবে। তুমি দেখো না এখানে তুমি যদি হ্যাঁ অবভিয়াসলি কতক্ষণ রাখতে হবে ওটাই তো বোঝাচ্ছি। এন্ট্রি তো তুমি অনেক কিছু থেকেই পাবে, এন্ট্রি তো অনেক কিছুতে দেবে, কিন্তু কতক্ষণ ধরে রাখবো এটা এমএসিডি এর থেকে পারফেক্ট কেউ হয় না। এমএসিডি তোমাকে ধরে রাখতেও হেল্প করবে, যতক্ষণ এই সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত হোল্ড করো। बात समझ में आ रहा है ना सर? तब तक होल्ड करो जब तक ये सिग्नल लाइन के अबव है, जब क्रॉस करेगा तब निकल जाओ और पोजीशंस पे मत रहो। जैसे देखो ना इस पोजीशन से इस चीज को मैं तुमको सेम चीज को मैं तुमको ऑप्शंस में दिखाता हूँ।
सर एक सेकेंड एक फाइनल बात करके मैं इसको कंप्लीट करूंगा आज का क्लास। ये देखो सर, जब तक तुम इसमें भी एमएससीडी लगा सकते हो, बट मैं निफ्टी का एमएससीडी के साथ इसको मैच कराऊंगा। टाइम देखो, हाँ सर टाइम देखो, 11 बजे, 11:05, 11:05 में, हेलो देख रहे हो आप लोग, 11:05 में एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे कट कर रहा है, ठीक है, कट कर रहा है ना, उसके बाद से पूरा साइडवेज है। अब तुम प्रीमियम का सिचुएशन देखो, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सर। 11:05 अगेन यहाँ पर देखो, 11:05, ठीक है। देखो प्रीमियम जो मोमेंटम मुझे 10:30 बजे मिला था, 11:05 से मेरा प्रीमियम में और ग्रोथ नहीं है। जो मेरा 165 तक चला गया था, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम होने से ही प्रीमियम में ग्रोथ आता है। तो तुमको जब प्रीमियम में यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, अगर मानो किसी को लग रहा था कि मुझे और थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, ठीक है, कोई कोई ना कर लेता है, लेकिन इस मोमेंट में तुम्हारा प्रीमियम फिर से वापस 155 में आ गया, अभी भी प्रॉफिट में हो, बट मार्केट साइडवेज हो गया है, प्रीमियम का ग्रोथ कम हो गया है, और मुझे नहीं लगता शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में होल्ड करना चाहिए। और मजा का बात है, एमएससीडी भी तुमको सिग्नल दे चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिग्नल लाइन को क्रॉस करने के सिचुएशंस में 11:05 में आ चुका है। तो ऐसे हालत में अगर तुम्हारा टारगेट अचीव हो गया तो निकल जाना ही सही है। अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचा था, तो होल्ड करो, वो अलग बात है। उसका व्यूज तो लॉन्ग टर्म है ना, वो 4 दिन 5 दिन स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, वो अलग है। मैं इंट्राडे के बेसिस में बोला, अगर करंट पॉइंट बेसिस में इंट्राडे में जो करना था वो 120 से 165 में खत्म था, और एक्चुअली देखो उसके बाद में प्रीमियम में ग्रोथ नहीं है, मार्केट गिरा नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, मार्केट उस हिसाब से नहीं गिरा है। क्या गिरा है? मार्केट मोमेंटम गिर गया है। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड नहीं है, तो ट्रेंड नहीं है तो प्रीमियम नहीं है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? ट्रेंड नहीं है तो प्रीमियम, जब तक ट्रेंड रहेगा प्रीमियम में तब तक ग्रोथ रहेगा, पुट में भी कॉल में, चाहे किसी भी का, ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोग एमएससीडी के बेसिस पे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है, इसका नाम है बॉलिंजर बैंड। ये भी एक तरह का इंडिकेटर है, बहुत यूजफुल है। ये चीज सीखने के बाद फिर जाके हम फिबोनाची वगैरह में जाएंगे, वो एक अनदर इंटरेस्टिंग लेवल, ठीक है। तो बाकी इन टेक्निकल का बात नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक करेंगे। कल हम लोग स्ट्रेटेजी का क्लास है, कल स्ट्रेटेजी। अभी सर हेलो, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि ये सिचुएशंस को कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बोलते हैं। जब ये एक दूसरे से दूर जाता है तो क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया। जब एक दूसरे के पास आता है तो क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंस हो गया, ठीक है। इसलिए कन्वर्जेंस में नॉर्मली सेल बनता है, डाइवर्जेंस में नॉर्मली बाय बनता है, ठीक है। हाँ बोलून बोलून স্যার बोलून। বলছি 12:26 এর সঙ্গে 9টা মানানসই তাই তো? হ্যাঁ ওটা মানানসই। এবার আপনি যখন অন্য কিছু করবেন তখন সিগন্যাল লাইনটাও আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। মানে 12 থেকে যদি 24 26 এ 52 এর সঙ্গে 9টা তাহলে চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ 9টা চেঞ্জ, কারণ 9টা 9টা হচ্ছে 9 দিনে নিয়ে, তাহলে 9টাকে 18 করে দেবেন, প্রপোর্শনাল চেঞ্জ। ওটাও ডবল ডবল করে করে দেবেন। দেবেন, ডবল করে দেবেন। ওকে हेलो, হ্যাঁ बोलो सर बोलो, बोलो रजत जी बोलो। हेलो। हाँ हेलो, मेरा अभी MS दूसरा, हाँ बोलो सर। MACD 12 और 26 का लगाए हैं, हाँ EMA क्रॉस क्या सेम लगाएंगे ना फिर ऊपर नीचे लगाएंगे? अगर आप एमएससीडी लगा रहे हैं तो ये में क्रॉस लगाने का जरूरत नहीं है। जरूरत क्या नहीं है? करेंगे? नहीं, एमएससीडी लगाएंगे तो क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी ईएमए है, एमएससीडी लगाएंगे तो ईएमए क्रॉस लगा के क्या करोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, RSI लगा सकते हैं? आरएसआई लगा सकते अच्छा अच्छा, ठीक है। ये 9 ठीक है। दिन क्या मतलब विश्वनाथ दा समझ में नहीं आया। 9 दिन ही तो सिग्नल लाइन है सर, जो ईएमए लाइन को डेवलप किया गया है। अच्छा अच्छा, बस 9 दिन वो सिग्नल यूज करेगा। अब ये क्लास वापस एक बार देखो सर, मैं शेयर कर दूंगा जी, और एक बार इसको आप रिवाइज करो घर पे, आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, फिर आज इतना ही है, कल मिलते हैं। ওটা একটু দিয়ে দেবেন ওকে স্যার। স্যার, বাই স্যার। हाँ, पार्टी- पार्टी।
बाय थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर আমি অনেক চিন্তা বাদ চলো